महफिल में आप तमाम वेबिनार को देखने वालों का खैर मकदम है। दास्तान गोई, इस तरह से दास्तान गोई पे बात होगी ये हम लोगों ने तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन भला हो कोरोना का और लॉकडाउन का कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंच रहे हैं। शानी फाउंडेशन की जानिब से दास्तान गोई कलेक्टिव की ये पेशकश है और फिरोज शानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शानी फाउंडेशन ने हमें इनवाइट किया कि दास्तान गोई के ऊपर ये वेबिनार हो। कई वेबिनार की सीरीज चल रही है, उसमें से एक ये है जिसमें दास्तान गोई के ऊपर खास बातचीत होगी और हम बीच बीच में आपको दास्तान गोई की बानगी भी सुनाएंगे। हमारे साथ महमूद फारूकी साहब हैं जो दास्तान गोई की रिवायत को जिन्होंने रिवाइव किया, हमारे मेंटर हैं, डायरेक्टर हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और बीच बीच में दास्तान गोई की कुछ बानगी भी पेश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज शानी साहब जो है वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। दास्तान गोई कलेक्टिव के तमाम मेंबर्स हमारे साथ हैं, जितने आ सके वो आए हैं। बाकी और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बीच बीच में हो सकता है जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन में जो बाईं तरफ हैं उनका तारुफ कराता हूँ। वसी हैदर साहब दास्तान गोई से जुड़े रहे हैं पिछले 2-3 सालों से और कई शोज किए हैं। दाएं तरफ जो है वो सुधीर सिन्हा साहब हैं, मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, एक्टर हैं और दास्तान गोई कलेक्टिव से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे शोज किए हैं इन्होंने। नमिता हमारे साथ हमारी बड़ी क्या कहते हैं कि लंदन से जुड़ी हैं हमारे साथ और बड़ी मशहूर दास्तान गो रही हैं। लंदन जाने के बाद दास्तान गोई तो कर नहीं पा रही हैं, लेकिन इंडिया को बहुत मिस कर रही हैं। नमिता सिंघई, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पूनम गिरधानी हमारे साथ हैं, पिछले 10 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और 100-150 शोज किए हैं, रिवायती दास्तान गोई से लेकर के मॉडर्न दास्तान गोई, और खुद इन्होंने अडाप्ट भी किया है कई दास्तानों को। और लेटेस्ट जो इनकी दास्तान थी हारून सी स्टोरी के ऊपर इन्होंने पेश किया था, दास्तान बुद्धा उन्होंने लिखी है। महमूद फारूकी साहब जो स्क्रीन में कोने में दिख रहे हैं, डायरेक्टर हैं हमारे, और इन्होंने रिवाइव किया दास्तान गोई को और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, एक खत्म हो चुकी रिवायत को दोबारा जिंदा किया। राजेश कुमार हमारे साथ 2010 से जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी 100-150 शोज जो है वो दास्तानों के किए हैं। तो दास्तान गोई कलेक्टिव की टीम है यहाँ पे मौजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दास्तान गोई की रिवायत ये है कि हम लोग साकी नामे से शुरुआत करते हैं, तो बातचीत हम करें दास्तान गोई के बारे में और कुछ बानगी पेश करें। उससे पहले चलिए हम वसी हैदर साहब के पास चलते हैं कि वो साकी नामा सुनाए। वसी सुनाएंगे या सुधीर सुनाएंगे? सुधीर जी सुना रहे थे। जी मैं सुना रहा हूँ। सुधीर सुनाएंगे। चलिए सुधीर साहब साकी नामे से शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। तो लीजिए, पेश खदमत है साकी नामा। नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों के छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिलें सुखन है। फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादाए नाब। वो जाम जो रश के जामे जम हो, वो मैं कि न जिसका नशा कम हो। वो नशा जो दिखाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग। वो आज पिला दे जाम साकी, जिसमें कि हो तेरा नाम साकी। अगले में सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहे मेरे सुखनवर। जीनत दिहे बागे कामरानी, ऐ जाह बने मेरी कहानी। क्या वो फूल झरे मेरी ज़बां से, हर सफ़ा न कम हो बोस्तां से। उस्ताद है अहले बज़्म ऐ जाह, सब देख रहे हैं देर से राह। आगाज़े बया करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। रौनक दो दास्तां को, बहुत खूब बहुत खूब। महमूद फारूकी साहब, ये बताइए कि दास्तान गोई की रिवायत जो है वो मर चुकी थी, खत्म हो गई थी, आपने उसे दोबारा जिंदा किया 2005 में।
उसके पीछे की कहानी क्या है आपसे जानना चाहेंगे, और अभी दास्तान गोई की का जो मूवमेंट है वो कहां तक पहुंचा, अगर आप इस बारे में थोड़ा बयान कर सकें। हाँ ज़रूर, बहुत शुक्रिया दारेन। दास्तान गोई की रिवायत का एहयाए नौ या रिवाइवल जो है, उसमें मेरा तो बहुत छोटा सा रोल है। जो मेन काम किया उसमें, वो तो हमारे लिए जो ज़मीन तैयार की और जो सारा मवाद इकट्ठा किया, वो तो उर्दू के जय्यद नक्काद जनाब शम्सुर रहमान फारूकी ने किया, जो आज की तारीख में उर्दू के सबसे बड़े राइटर, थिंकर, क्रिटिक, इंटेलेक्चुअल, नॉवेलिस्ट, पोएट, एडिटर, मुदीर, कोई फन ऐसा नहीं है उर्दू अदब का जिस पे उन्होंने अपनी छाप नहीं छोड़ी, और ऐसी छाप जिसको मिटाने के लिए ज़माने को सदियां लग जाएंगी। तो शमसुर रहमान फारूकी साहब ने 20-25 साल, दास्तान गोई पहले एक ज़माने में बड़ा मकबूल और मारूफ था, फिर उस एकदम हाशिए पे चला गया, लोगों ने ऐसे बिल्कुल फरामोश कर दिया। तो शमसुर रहमान फारूकी की नज़र दास्तान और दास्तान अमीर हमजा की रिवायत पर 1980 के आसपास से पढ़नी शुरू हुई, और उनको इस बात की तहरीक एक अमरीकी स्कॉलर फ्रांसिस प्रिचेट ने दी, जिन्होंने दास्तान अमीर हमजा का मुताला किया। वहां से शमसुर रहमान साहब ने अपना सफर शुरू किया, और 20-25 साल लगा के उन्होंने फिर दास्तान अमीर हमजा का मुताला पेश किया। तो फिर मुझे और बाकी बहुत सारे उर्दू दुनिया वालों को, उर्दू वालों को पता चला कि ये किस कमाल का फन था, ऊंचों पर इसे दास्तान गोयों ने, करीम दास्तान गोयों ने पहुंचाया था। तो इस काम करना, सोचना शुरू किया फारूकी साहब की हिदायत और उनकी सरपरस्ती में, और फिर 2005 में पहला जदीद शो दास्तान गोई का पेश किया। वो जदीद शो दास्तान गोई का कई मामलों में जदीद था। इस मामले में जदीद था कि पहली बार हमारी दुनिया में पेश किया जा रहा था मॉडर्न स्टेज पर, और इस मामले में भी जदीद था कि वो अब उसको जो पेश करने का नजरिया और तरीका जो था वो बदल गया था पुराने दास्तान गोयों के स्टाइल और उनके पेशकश की जो रिवायत थी उसके मुकाबले, क्योंकि अब ये मॉडर्न स्टेज पे पेश करने की चीज बनाई गई थी। तो उसके डिजाइन में अनुषा जो हमारी प्रोड्यूसर हैं और मैंने और फारूकी साहब ने मिलके, हमने फिर एक के बजाय दो दास्तान गोयों को रखा इसमें। एक तरह का कॉस्ट्यूम उनका तरतीब दिया, एक तरह का मॉडर्न सेट बनाया जिसमें और प्रॉपर्टीज और लवाजिमात का उसमें हमने जो है वो इंतजाम किया। और 2005 में हमने दास्तान अमीर हमजा की कुछ दास्तानों को दोबारा पेश किया। तो मालूम हुआ कि उन दास्तानों का जादू अब बराबर अभी भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, और दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म खुशरुआ की उन दास्तानों को दिल्ली में, हिंदुस्तान में बड़ी पजीराई मिली, और फिर हमने पाकिस्तान में भी इसे पेश किया और दुनिया के और ममालिक में पेश किया। फिर 2009 में वर्कशॉप की बम्बई में, जिसमें राजेश और राना और रसिका दुग्गल और बहुत सारे और लोग इसमें आए। फिर दिल्ली की वर्कशॉप की, तो फिर अंकित चड्ढा और नदीम और बहुत सारे और लोग इसमें शामिल हुए। तो धीरे धीरे दास्तान गोई का ये सफर जो है वो एक काफिला बनता गया, और इस कारवान ने फिर 2007 से फिर हमने और तरह की दास्तानें, जदीद तरह की दास्तानें तरतीब करनी और तदवीन करनी शुरू की। चाहे पार्टीशन का मामला हो, चाहे विनायक सेन पर सेडिशन का मामला हो, राजस्थानी फोक स्टोरी चौबोली हो विजयदान देथा की, या मंटो साहब की जिंदगी हो, और फिर तो बहुत सारे गुल बूटे इसमें निकलने लगे। और हमारे साथ जो लोग शामिल हुए उन्होंने फिर अपनी अपनी दास्तानें तदवीन करनी शुरू की। पूनम गिरधानी ने महात्मा बुद्ध पे दास्तान तदवीन की, फिर उन्होंने अभी हारून ऑन द सी ऑफ स्टोरीज पे दास्तान की, एनी फारूकी ने दास्तान जलियां पेश की। इस तरह से बहुत सारे लोग अपनी अपनी दास्तानें खुद जैसे बनाने लगे, और अब ये कारवां चल रहा है। और अब दास्तान गोई हिंदुस्तान में जब हमने शुरू किया था 2005 में, उस वक्त दास्तान गोई का कोई नाम नहीं जानता था, और आज 2020 में दास्तान गोई इतनी मकबूल, ये समझते हैं कि ये फन तो हमेशा से रहा, और कभी इसके तार, इसका सिलसिला मुनक़ता ही नहीं हुआ इस रिवायत का, जो हमारे काम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि लोग ये समझें कि अज़ल और अबद से मौजूद थी। कोई नई चीज के बारे में, किसी नई चीज के बारे में अगर ये मान लिया जाए कि ये तो हमेशा से मौजूद थी, इसका मतलब ये कि उसने इस तरह से हमारे सकाफत में और हमारे जहनों में अपनी जगह बना ली है कि ऐसा लगता है कि ये तो यहीं की थी। इसकी बड़ी कामयाबी की बात है, और मैंने भी ये देखा है 15 साल में, लफ्ज दास्तान जो है वो अपने आप इस कदर राइज हो गया है और इस कदर वो इस्तेमाल किया जाने लगा है। तमाम तरह की चीजों के लिए लोग दास्ताने फलाना, दास्ताने धमाका करने लगे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है
यहाँ तक कि इंग्लैंड में विलियम डालरिम्पल का जो बहुत बड़े हिस्टोरियन, उनका बेटा ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में, शायद मुझे याद नहीं है, एक प्रोजेक्ट कर रहा था पार्टीशन पे, तो उसने उसका नाम पार्टीशन दास्तान प्रोजेक्ट रखा। तो ये बड़ी कामयाबी है। ये फारूकी साहब के नाम का तबर्रुक, उनके काम का तबर्रुक है, और हमारे शायकीन और नाजरीन देखने वालों की जो हमारे ऊपर मेहरबानी रही है और जो मोहब्बतें रही हैं, उसका समरा है, और कुछ हम लोगों की मेहनत का ये एक तरह से इनाम है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने सालों में, कम ही वक्त में दास्तान गोई ने इस कदर जल्दी, इस कदर गहरी और इस कदर मजबूत जगह हमारी सकाफत में बना ली है। और अब तो पाकिस्तान में लोग दास्तान गोई के जलसे करते हैं, कनाडा में लोग दास्तान गोई के जलसे करते हैं, क्योंकि दास्तान गोई ने इस हद तक कामयाबी हासिल कर ली है कि वो चीज़ें जो दास्तान नहीं है, जैसे कोई ड्रामा है या कोई कंपेयरिंग है या कोई डांस कर रहा है या कोई गुफ्तगू कर रहा है, उनको भी दास्तान गोई का नाम बना के लोग पेश कर देते हैं। तो ये कुछ उस तरह की बात है कि जो दोहे पुराने ज़माने में नहीं चलते थे, उनको कबीर का नाम लेके चला दिया जाता था। तो जो बातें, जो चीज़ें दास्तान नहीं है या दास्तान गोई के रिवायत से भी अलग हैं, उनको भी आज दास्तान गोई के नाम से चलाया जा रहा है। तो ये बहुत हम लोगों के लिए बाइसे तमानियत है और बाइसे तसल्ली और बाइसे हमारे लिए इत्मीनान है। और इसमें आप सब लोगों का ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और फारूकी साहब की लगातार सरपरस्ती जो है इसमें हमारे साथ मौजूद रही है। तो ये बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत खुशाइन सफ़र है, लेकिन अभी सफ़र की शुरुआती दौर है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। जी, 15 साल हो गए इसको आपने जब पहली बार सोचा था करने के लिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आपने परफॉर्मेंस दी थी, पहली परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है 2005 में पहला परफॉर्मेंस था। आइनी हमारे साथ जुड़ जी गई हैं, जी जी, एक और बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर दास्तान गोई कलेक्टिव होनहार टीम। और उभरती हुई। आइनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना माइक ऑन कर दीजिएगा जब आपकी बोलने की बारी आएगी तो। जी, तो मैं ये पूछ रहा था महमूद आपसे कि एक मुश्किल काम था 15 साल का, जो एक ये जो दौर गुजरा, उसमें आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबसे जो अहम बात है, ठीक है, बायसे तमानियत है ये, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ तक लेकर के आप इस मूवमेंट को लेकर के आए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये टीम जो आपने बनाई है या टीम जो बनी है, तो वो वो कैसे बनी और उसका सफर कैसे रहा और कितनी मुश्किलात पेश आई आपके साथ? मेरा ख्याल है इस पे राजेश, जो हमारे इन जो फिलहाल जो हमारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनमें सबसे पुराने राजेश हैं, जो 2009 में बम्बई में जुड़े थे हमारे साथ। डालेंगे किस तरह से आप जुड़े, कैसे शुरुआती टीम, फिर क्या हुआ आगे? अपना अपना ऑडियो ऑन करता है। जी, मैं मुंबई में रह रहा था, मुझे पता चला कि दास्तान गोई की वर्कशॉप हो रही है, महमूद साहब ले रहे हैं, तो मैं वहाँ पहुँचा। और जब मैंने पहली बार महमूद जी को जब वो थोड़ा कुछ करके दिखा रहे थे दास्तान गोई का हिस्सा, तो मुझे लगा कि मेरा ख्याल पृथ्वी थिएटर में थी ना, पृथ्वी हाउस में ये वर्कशॉप थी। जी, जी, जी। तो जब मैंने उनको देखा इस तरह परफ़ॉर्म करते हुए, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, जिससे एक एक्टर की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत उत्सुकता हुई उस चीज़ को जानने के लिए, इस दास्तान गोई के फ़न को जानने के लिए। और इसका जो भाषा थी, उसने मुझे बहुत लुभाया था। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बहुत इस चीज़ ने लुभाया, और मैं वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी। और फिर राना था, और साथ में हमारे बहुत सारे लोग थे, करीब 30 से 40 लोग थे उस वर्कशॉप में। लेकिन हम सिर्फ़ 4 और 5 लोग ही उस वर्कशॉप से निकले। मैं था, राना और रसिका दुग्गल और उस्मान। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से अपनी ये जर्नी शुरू की थी। और शुरुआती दौर जब हम लोग इसमें कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थीं। भाषा बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बावजूद इतने खालिस व शब्द होते थे उर्दू के और अरबी, तो जिनका मतलब ही नहीं पता होता था। लेकिन धीरे-धीरे महमूद साहब ने जिस तरह हम लोगों को ट्रेन किया और इसकी अदायगी के बारे में बताया, तो उसमें एक मज़ा आने लगा। जैसा मैंने कहा कि इस ज़बान का जो अंदाज़ है इसको बयाँ करने का, और उसकी जो ज़बान है, उसने मुझे बहुत लुभाया था। तो पहली वहाँ से वो दास्तान कौन सी आपने की थी राजेश?
मैंने की थी इसकी पहली दास्तान आज़र जादू की। क्या क्या था उसमें? उसमें एक आज़र जादू है जो वो जैसा कि दास्तानों में होता है कि किसी एक तिलिस्मे जादूगर के। होशरुबा से थी ये, दास्तान जी, अमीर हमजा के तिलिस्मे होशरुबा से। जी, तो उसमें ट्रेडिशनल जी। दास्तान। ट्रेडिशनल दास्तान थी और उसमें जिस तरह एक अय्यार निकलते हैं और जादूगरों का खात्मा करते हैं, तो वैसे ही उस दास्तान में भी था कि आज़र जादू का खात्मा करने के लिए अमर अय्यार निकलता है और अपने कुछ शागिर्दों के साथ किस तरह मिलकर उसका खात्मा करते हैं। तो बहुत और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी और मेरे लिए बहुत एक नया तजुर्बा था क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से था लेकिन इस तरीके की चीज़ कभी नहीं देखी थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगी थी और मैं चाहता था कि इससे एज़ एन एक्टर के तौर पर ग्रोथ हो। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई फिर धीरे-धीरे दिल्ली में भी वर्कशॉप हुई, वहाँ से काफ़ी लोग निकले और जिस तरह इसको हम धीरे-धीरे ऑडियंस के सामने लाने लगे तो पता चला कि ऑडियंस इसको काफ़ी पसंद कर रही है। और फिर धीरे-धीरे वो काफ़िला बढ़ता चला गया, दास्तान गो का भी और सुनने वालों का भी और मुझे लग रहा है जैसे महमूद साहब ने बताया कि किस तरह काफ़िला बढ़ चुका है और कहाँ तक पहुँचा है। तो ये यहाँ तक आज तक की हमारी जर्नी रही है। जी, जी। महमूद आपने जब शुरुआत की थी इसकी तो जब जब नए मेंबर्स जुड़ रहे थे आपके साथ तो आपको कहीं कुछ ऐसा मन में खदशा था कि ये चूँकि पर्शियनाइज़ ज़बान है रवायती चीज़ है इसको करने वाले लोग जो हैं वो आगे आ पाएँगे, नए दास्तान गो जो है वो इंडिया में जुड़ पाएँगे आपसे और उस जो ज़बान है उसकी, उसको ठीक से अपना करके उसकी अदायगी स्टेज पर वो कर पाएँगे। इसके लिए आप कॉन्फिडेंट थे जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो? हाँ, ये मसला था और ये मसला है अभी भी। तिलिस्मे होशरुबा की जो लाजवाल बाकमाल दास्तानें हैं, वो इस तरह की फ़ारसी आमेज़ ज़बान में हैं कि वो आम लोगों को उसको समझना या बोलना उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। लेकिन दिक्कत तलब है, लेकिन राजेश है या राना है या बहुत सारे और लोग जो एक्टर्स हैं, वो तो स्क्रिप्ट पे काम करके ही आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रिप्ट उनके पास होती है जिसे वो याद करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए इन लोगों की मेहनत भी थी कि शीन, क़ाफ़ उसका दुरुस्त रखें और दरअसल उसकी चाशनी उसकी ज़बान में ही है क्योंकि वो कहानी अगर आप अपनी ज़बान में बताना चाहें तो शायद उसमें उतना रस ना आए या उतना मज़ा ना आए। तो ये एक चैलेंज था और चैलेंज है अभी भी क्योंकि हम लोग उर्दू में काम करते हैं और वैसे तो उर्दू हिंदुस्तान में हर एक को आती है, लेकिन उसके जो ख़ास और जो उसके जो तकल्लुफ़ात हैं, उसके तलफ़्फ़ुज़ के, उसकी जो वोकैब्युलरी है, उसके बारे में लोगों की शनासाई कम है। जी। तो ये दिक्कत थी शुरू में, लेकिन इन सब लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ काम किया, उर्दू जो नहीं जानते थे, अब उनमें से कुछ उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उर्दू ना जानते हुए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पे और इसके बारे में भी रोशनी मेरा ख़्याल है राजेश का जो स्ट्रगल रहा शुरू में या नमिता का रहा, वो बेहतर इस पे रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल था और मेरा अब ये ख़्याल और पुख्ता हो गया है कि चाहे आपने ज़िंदगी में कभी स्टेज पे काम किया हो या ना किया हो या आपको उर्दू आती हो ना आती हो, लेकिन आप मेहनत करें तो आप दास्तान गो भी बन सकते हैं, आप एक्टर भी बन सकते हैं और आप अच्छी उर्दू भी बोल सकते हैं, स्टेज पर पूनम कम से कम। पूनम आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे कि आप कैसे शामिल हुई दास्तान गोई की टीम में और क्या ये मुश्किलात आपके सामने भी पेश आई? क्या दारेन मेरी शुरुआत जो है वो थोड़ी सी हालांकि 2005 में जब रिवाइवल हुआ था इसका तब हमने सुना था दास्तान गोई के बारे में। हम अटेंड किया करते थे दास्तान गोई के शोज़ को, लेकिन ज़हन में कभी आया नहीं था कि हम दास्तान गोई कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से सबसे पहली चीज़ जिससे हम डरे थे वो थी ज़बान। और ज़बान ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैं दास्तान गोई करना मैंने शुरू किया। तो ये बहुत ही कमाल की एक चीज़ ज़बान को लेकर हुई थी मेरे साथ कि ज़बान ने ही मुझे डराया था और फिर ज़बान ने ही मुझे अपनी ओर खींचा था। तो पहला शो हमने जो देखा था महमूद का, वो देखा था हमने ऑलियंस में, जिसमें हबीब साहब, नगीन, हबीब तनवीर साहब, नगीन और मैं, हम सब लोग हम वहाँ पर मौजूद थे और तिलिस्मे होशरुबा की ही एक दास्तान महमूद सुना रहे थे। सच पूछिए ज़बान अच्छी बहुत लग रही थी, लेकिन समझ में बहुत मुश्किल हो रही थी। ना सिर्फ ज़बान बल्कि तिलिस्मे होशरुबा की जो दास्तानें हैं
उसमें बहुत पेचीदगी भी है उसके पूरे फॉर्म में, वो जिस तरह से कहानी खुलती है उसमें भी, या जिस तरह से सेंटेंस फॉर्मेट किए जाते हैं, मतलब सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो भी एक थोड़ा सा पेचीदगी से भरा होता है, क्योंकि उस जमाने में दास्तानें जो है फिलबदी कही जाती थी, वो लिखी नहीं जाती थी। तो चूंकि कही जाती थी तो फुल स्टॉप बहुत बहुत देर बाद आता था, एक के बाद एक सेंटेंस जो एक अपने साथ जुड़ता चला जा रहा और एक तरह की रवानी उसमें होती थी, तो आपको सिरा पकड़ने में काफी मुश्किल होती थी। तो जब हम पहली बार सुन रहे थे तो उस सिरे को पकड़ने की जद्दोजहद में ही मेरी पूरी दास्तान निकल गई। और हबीब साहब से क्यों लेकर हम जो है वाह वाह करते थे, जब वो वाह वाह करते थे तो हम भी तुरंत से जो है अपना वाह वाह उसमें जोड़ देते थे और हंस देते थे और मुस्कुरा देते थे। लेकिन वो जहन में रह गई, वो दास्तान का जो जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया था वो मेरे जहन में रह गई थी। और उस जमाने में हम लगातार थिएटर कर ही रहे थे, और जैसा राजेश ने कहा कि एक एक्टर के लिए हमेशा हम चैलेंज खोजते हैं कि और क्या बेहतर हो सकता है। जी तो उसके बाद मैंने राजेश की ही एक दास्तान देखी थी जो दिल्ली करने आए थे, और जब मैंने वो देखा तब मुझे समझ में आया कि दास्तान गोई की इस रवायत में महमूद के अलावा भी और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं तब जी। हमने महमूद से बात की और हमने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम इसमें जुड़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप आएं और देखें कैसे कर सकते हैं। तो पहली दास्तान जो है वो मैंने नमिता के साथ ही की थी, और शर्त यही होती है दास्तान गोई की और महमूद की कि पहली दास्तान जो है रवायती दास्तान होगी, क्योंकि तब तक महमूद जो है घोरे बहेरे लिख चुके थे, चौबोली लिख चुके थे, तकसीम हिंद लिखी जा चुकी थी। तो वो सारी दास्तानें और वो थोड़ी सी आसान थी समझने में भी और बरतने में भी। तो महमूद का लेकिन पहली शर्त ये थी कि नहीं, रवायती दास्तान से आप शुरू करेंगी और उसके बाद आप चाहें तो गैर रवायती दास्तानों की तरफ मुड़ सकती हैं। तो चलिए, पहली बात दास्तान रवायती हमारी दास्तानों की हो रही है पूनम, मैं चाहूंगा अपने टीम मेंबर से कोई अगर रवायती दास्तान कुछ छोटा सा टुकड़ा पेश कर सकें, वसी या सुधीश या राजेश। मेहताब जादू का जो शुरुआती हिस्सा है वो, हाँ जी सुनाइए। जी जी जी। तो हमारी दास्तान में क्या होता है कि जब अमर अय्यार है वो एक औरत का रूप बदल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो सरापे हैं वो इस तरह से होता है कि जब अमर अय्यार ने अपनी पिटारी खोलकर अपनी सूरत को एक जने महे जमाल किसी बनाया, कि जिसके जिस्मे जमाले जहां आरा को देखकर परते हिजाबो नदामत से बद्रे कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए। वाह सरासर शोलए नूर कुदरते खुदा का ज़हूर, अरे हूरो परी कहना खता, हुस्न ऐसा किसी ने देखा न सुना। पेशानी 14वीं रात का चांद थी, बल्कि चांद की भी रोशनी उसके आगे मान थी। चश्म गजाली सुरमय आगी, आ हुए रम खुरदए किश्वरे चीं। क्या चश्मे तू जादूस्त या आहूस्त या सयाद खल्क, यदू बदामे स्याह नरगिसे शहलास्तीन, लबे लाली दुर्ज याकूत रुखसार ताबनाक आई नए सिकंदरी, दंदान सिल्क गौहर, तेरे दंदान लब ने कर दिया बेकदर आलम में गुहर को, लाल को, याकूत को, हीरे को, मरजा को। और बाजू कुवते बाजुए नाजो अदा, कलाई बलौरी, कि जिसके देखने से आशिकों को कल आई, कि जब आस्तीन से बाहर आई गोया शमा फानूस से निकल आई। ये उसके हैं सायदों का आलम, कि जिसने देखा हुआ वो बेदम। नया में तेगे कज़ाए मबरम लक़ब है तेरा, और सीना गंजीना ए नूर शिकम, तख्ते बलौर छातियां अनमोल, सोहन मोहन मनहरन कंचन बरन अडोर, कड़े करारे चीकने ऊंचे गोरे गोल, बल्कि
हुस्न रोज अफजू ने गुंजाइश न पाई सीने में, हुस्न रोज अफजू ने गुंजाइश न पाई सीने में, बन गया अंगिया के पर्दे में सिमट कर छातियां। और नाफ का शिकम में ये आलम है कि है नूर का दरिया शिकम साफ नहीं है, गिरदाब यमे हुस्न में है नाफ नहीं है। और पाए वाह नाजुक वाह। की सिफत क्या बयान हो, वहाँ ऐसा मालूम होता था कि सानए आलम ने जब तेरा बनाया कालबद, पाँव संदल के बनाए और अगर की एड़ियां। तो ये उसका हुस्नो बयान है जो उसके क्या सरापा बात है, का क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा भी। महमूद, ये जो सरापा, इन्होंने सरापा का जिक्र किया, ये क्या चीज होती है, जरा बताएं दर्शकों को। सरापा जब भी कोई तैयार होता है, नायिका या कोई अय्यार जब या कोई भी औरत खातून जब उसके हुस्न का बयान किया जाता है तो उसका सरापा बयान किया जाता है, यानी सर से लेके पैर तक उसके हुस्न का बयान। और ये रिवायत हमारी उर्दू शायरी में, फारसी शायरी में तो नहीं है, उर्दू शायरी में बहुत है सरापा बयान करना। और ये रिवायत उर्दू शायरी में दरअसल संस्कृत शायरी से आई है, जहाँ पे नायिका भेद कई तरह के होते हैं। उसमें नायिका भेद में नायिका वर्णन किया जाता है, नक्शिक वर्णन, यानी उसके पैर के नाखून से लेके सर तक उसके हुस्न का बयान। और उसमें फिर उसके श्रृंगार करना और उसके बाजुओं का, उसके जिस्म का, और फिर 16 श्रृंगार करना, और फिर तमाम तरह की उसका बयान किया जाता है। रिचुअलाइज्ड है, काफी हद तक फॉर्मलाइज्ड है, लेकिन एक फॉर्मल चीज में अपनी एक नई बात पैदा करना, यही लिखने वाले कहने वाले का कमाल होता है। तो दरअसल शम्सुर रहमान फारूकी के और कामों में जो उन्होंने काम किया है, 18वीं सदी की हमारी जो क्लासिकल शायरी है, खासतौर से उर्दू की जो उसकी बाजियाफ्ती है, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है बड़ी कामयाबी से कि किस तरह उर्दू शायरी की जो रिवायत है, यानी शायर जब शायरी करता है तो शायरी में क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उन्होंने उर्दू और संस्कृत शेरियात की मुमासिलत को भी काफी हद तक हमारे सामने रखा है। तो उर्दू शायरी की जो उपज हुई है वो दरअसल हिंदुस्तान की कदीम संस्कृत शायरी की रिवायतों से काफी हद तक मुतासिर है। खैर ये तो बात में आ गई, जी, तो मैंने चलिए अब चलते हैं लंदन, जहां से हमारे साथ हमारी दास्तान गोई कलेक्टिव की बहुत अहम मेंबर नमिता सिंघई जुड़ी हैं। सुबह सुबह का वक्त है नमिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो अभी बातचीत चल रही है कि कैसे टीम से जुड़े लोग और क्या चीज अट्रैक्ट करती है दास्तान गोई की, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और आप कब दास्तान गोई से जुड़ी, क्या आप, मुझे याद है बहुत शुरुआती दिनों में आप बैठकों में आती थी, दास्तान गोई की जो बैठक होती थी उसमें आप आया करती थी और मुख्तलिफ चीजें जो है वो पढ़ करके सुनाया करती थी। फिर उसके बाद आपने दास्तान गोई की टीम को ज्वाइन किया, बाकायदा दास्तानें की। पहली दास्तान आपसे भी महमूद ने रवायती दास्तान करवाई थी? जी जी, मेहताब जादू। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? शुक्रिया बैन। देखिए, हर एक का एक्सपीरियंस बहुत अलग किस्म का होता है। मेरा एक्सपीरियंस इन सबसे अलग इसलिए है कि ये लोग सब थिएटर के बड़े मशहूर मजे हुए कलाकार हैं और मैं बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आई थी। मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आई थी, जहाँ पे आम तौर पे बोलचाल की भाषा अंग्रेजी होती है। तो आपका उर्दू तो बहुत दूर की बात है, आपकी हिंदी के ऊपर भी धीरे धीरे पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि आप बातचीत में पूरे समय अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। मेरे लिए पर्सनली, जैसा कि सबने कहा, उर्दू का तो जादू ही ऐसा है कि एक बार अगर इंसान उसमें घुस जाए तो पूरा उस तिलिस्म के अंदर गुम हो जाता है। तो मेरे लिए भी उर्दू का जो अट्रैक्शन था वो जुबान का था, जैसे इट लैंड्स ऑन योर ईयर्स। देखिए, भाषा जो एक चीज होती है उसका अहम जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब कोई आपसे कम्युनिकेट करे तो उसका जो पूरा विजुअल इमेजरी आपके दिमाग में जो इट जनरेट्स द वर्ड्स, the part of the words have to generate the visual imagery that is of critical importance, and that is something जो मुझे लगा ऐसा कि उर्दू has an edge over most of the other languages। अगर आप देखें तो एक आम शब्द है, अगर आप कहें मैजिक इन इंग्लिश, आप कहें जादू इन हिंदी, एंड आप कहें तिलिस्म, so the visual imagery that it generates is absolutely different, and मेरे लिए उर्दू का अट्रैक्शन यही था मेन।
और मैं बहुत तलाश कर रही थी कि मैं किसके साथ थोड़ा और इसके बारे में जान सकूं। एंड इस पूरे जर्नी में मैंने मेरे साथ एक काम करते थे जो महमूद की एक बैठक में, उन दिनों हम लोग हर हफ्ते एक बैठक हुआ करती थी, उसमें किसी ने अटेंड की थी और उसने मुझे कहा कि तुम महमूद से मिलो क्योंकि महमूद इस पे बहुत काम कर रहे हैं। तो जब मैंने महमूद को लिखा, ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड जैसा कि सबने कहा, आप देखिए ये इतने बड़े मजे हुए कलाकार हैं, इन सबको जब भाषा और उसमें जाने में डर लगता है तो यू कैन इमेजिन हाउ स्केप्टिकल एंड हाउ एंशियस आई वाज, बट महमूद वाज वेरी वेलकमिंग। ही सेड देखो अगर जी हाँ बोलिए। महमूद वाज वेरी वेलकमिंग बिकॉज ही सेड कि अगर तुम मेहनत करना चाहती हो और अगर तुम अपना एफर्ट डाल सकती हो तो एनीबडी कैन बिकम अ गुड दास्तान गो। यू नीड टू बी एबल टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। और शर्त तो वही थी जैसा कि पूनम ने कहा कि रवायती दास्तान। आप मुझसे कुछ सुनाना चाहेंगी नमिता? रवायती दास्तान तो अभी मुझे इमीडिएटली याद नहीं है, पर मैं चौबोली सुना सकती हूँ जो विजय दान देता की कहानी है। उसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दो, चौबोली का थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए नमिता सुनने वालों को। तो विजय दान देता, तो अब उनके बारे में क्या कहा जाए, वो एक बहुत मशहूर कहानीकार साहित्यकार हैं। उनने कई सारी कहानियां लिखी और उन कहानियों का जो बैकग्राउंड होता था वो प्राइमरीली राजस्थान, क्योंकि वो राजस्थान के थे, तो उनकी कहानियों में आपको राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आएगी। तो उनने उनकी एक ये बहुत पॉपुलर कहानी है चौबोली, और चौबोली में की ब्यूटी ये है कि वो बिल्कुल दास्तान गोई की जो एक फ्लो होता है कि कहानी के अंदर कहानी और कहानी के अंदर कहानी चलती रहती है, जिससे जो लिसनर है वो बिल्कुल उसमें डूब जाता है। कुछ कुछ इसी तरीके से विजय दान देता ने भी कहानियां अपनी लिखी हैं, जिसमें चौबोली एक मेरी खुद की बहुत पसंदीदा कहानी है और सुनने वालों के लिए भी ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। और we've done I think hundreds and hundreds of shows, and every time we have performed, this story has been really something that audiences take back and really enjoy. तो मैं कहानी का शुरुआती 2 पैराग्राफ पढ़ूंगी। तो हाजरीन, गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान कुछ इस तरह फरमाते हैं कि भगवान राम की कृपा बनी रहे ताकि चौबोली की दास्तान बारंबार सुनाई जाती रहे और हर युग और हर खित्ते और हर कौम और हर जमान और मकान में आप जैसे सुनने वाले और हम जैसे सुनाने वाले पैदा होते रहे। तो दास्तान शुरू होती है राजस्थान के एक बहुत बड़े ठिकाने के बहुत बड़े ठाकुर से, जिनकी अपने ठिकाने पे बहुत बड़ी हुकूमत थी। ठाकुर साहब अपने जमाने के बहुत बड़े तीरंदाज, निशानेबाज, योद्धा, पराक्रमी मशहूर थे और जाड़ा, गर्मी, बरसात बिला नागा अपनी तीरंदाजी की मशक किया करते थे। और वो इस तरह कि हर रोज सुबह नहा धोकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे छत पर खड़ा करते और फिर 108 कदम दूर गिन कर जाते और कमान से तीर जो छोड़ते तो तीर जन दंदन करता हुआ ठकुराइन की नथ के आर पार निकलता। क्या बात, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 108 तीर जन दंदन ठकुराइन की नथ के आर पार निकलते और हर तीर के साथ ठकुराइन अपनी मौत को आते गुजरते देखा करती। तो साहब, डर और चिंता, गम और परेशानी सब अनाजों पे भारी है। तो ठकुराइन बेचारी दिन ब दिन घुलती रही, गोरा रंग झुलस के काला पड़ गया, दाना पानी जिस्म को लगना बंद हो गया, हर वक्त कानों में जन दंदन की आवाज गूंजती रहती। अरे हमें क्या बुरा था मरना अगर एक तो ये दास्तान, ये चौबोली की दास्तान जो है विजयदान देथा की लिखी हुई दास्तान। विजयदान देथा बहुत बड़े फोकलोरिस्ट थे राजस्थान के,
बात आ रही फुलवारी के नाम से उनकी बहुत बड़ी किताब है, कई 100 पेजेस, कई 100 सफ़ों की वो पेज है कि वो किताब है जो बहुत मशहूर हुई। उसको महमूद ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ था महमूद, ये उसके बाद आपने उसे उर्दू में अडॉप्ट किया? मैंने उर्दू में अडॉप्ट किया। क्रिस्टी मेरिल करके एक साहिबा थी, उन्होंने इसको अंग्रेजी में किया था। फिर मेरे पास कथा से आई थी एक साहिबा, उन्होंने कहा कि आप इसका जो है वो दास्तान बना सकते हैं क्या, उन्होंने मेरे पास भेजी। तो मैंने पढ़ा उसको, तो फिर मैंने उसका जो है वो दास्तान बनाई। वो फिर उर्दू आई, उर्दू में किया, उसमें शेर व शायरी डाली, थोड़ा दास्तानी रंग उसको दिया। दास्तानी रंग उसमें पहले से मौजूद था, क्योंकि वो फोक स्टोरी जो थी उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जो हिंदुस्तान की फोक रिवायत का हिस्सा है। उसमें से एक कहानी मिसाल के तौर पर दास्ताने बेताल पचीसी में भी आती है, और एक कहानी चौबोली की है जिसको इंतजार हुसैन अफसाना बना चुके हैं, और गिरीश कर्नाड उस पर नाटक लिख चुके हैं, और थॉमस मन अमेरिका में उस पर जो है वो कहानी बना चुका है, तो फ्रांस जर्मनी में, सॉरी। तो बहुत सारी इसकी रिवायतें, विजयदान देथा का जो माहौल और मिजाज था वो दास्तान गोई के मिजाज से मुताबिकत रखता था। तो मैंने उसका अंग्रेजी से उर्दू में किया, और फिर बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जब विजिटिंग स्कॉलर था वहां पे, तो क्रिस्टी मेरिल वहीं पे थी, तो मुझे ये मौका हासिल लगा कि मैं, विजयदान देथा ने एक कहानी राजस्थान की फोक स्टोरी उठाई, उसको एक कहानी का रूप दिया। वो अमेरिका पहुंची, अमेरिका से मेरे पास वापस आई, उर्दू में मैंने उसे किया। फिर उर्दू की वो दास्तान लेके मैं वापस मिशिगन गया और मैंने वहां उसे पेश किया। तो बड़ी लंबी जर्नी रही, बड़ी अच्छी जर्नी रही उसकी। और देथा साहब का कमाल ये था कि देथा साहब ने उन कहानियों को और उन चीजों को जिनको आधुनिक साहित्य अपने लिए दरखोरे एतना नहीं समझता था, यानी वो कहानियां जो गडरिये सुनाते थे, जो किसान सुनाते थे, जो बूढ़ी नानी दादियां सुनाती थी, जो अलग अलग तरह के पेशों के लोग, अहले हिरफा, अहले फन सुनाते थे, उन कहानियों को विजयदान देथा ने एक दास्तान का दर्जा दिया, और दास्तान का और कहानी का दर्जा देकर उन्हें छापा, और उन्हें वो अहमियत और वो स्टेटस और वो मुकाम दिलवाया जिसके वो मुस्तहिक थे। लेकिन जिन्हें हमारा मॉडर्न जो लिटरेरी कल्चर और जो मापदंड है वो उन्हें उसका दर्जा नहीं देते। तो हाँ, बहुत बहुत उम्दा जर्नी उस तरह से रही उसकी। महमूद, ये बताइए कि ट्रेडिशनल दास्तान से मॉडर्न दास्तान की तरफ जब आप मुड़ते हैं, जब आपने दास्तानें बनानी शुरू की, वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां आपको लगा कि ट्रेडिशनल दास्तान से इंस्पायर होकर के कुछ मॉडर्न दास्तानें भी कही जानी चाहिए? इसमें दो तीन बातें हैं। जब तिलिस्म होशरुबा के बारे में या दास्तान गोई की बात होती है, तो शुरू में लोग ये बात कहते थे, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई टॉपिकल होनी चाहिए, कोई कंटेम्प्रेरी चीज होनी चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जो हमारे समाज से ज्यादा मुताबिकत रखती है। तो मैं उस जमाने में उसके बहुत अगेंस्ट था, इस आइडिया के कि जो चीज हमारे वक्त में गाई और पढ़ी और सुनी जा रही है वो अपने आप में कंटेम्प्रेरी है। अब जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, वो भी हम सुनते और सुनाते हैं, वो पता नहीं कितने जमाने से चला आ रहा है, या कव्वाली है वो कितने जमाने से चली आ रही है, तो उसको टॉपिकल या कंटेम्प्रेरी बनाने की बात नहीं है। लेकिन बात ये भी है कि दास्तान अमीर हमजा का और तिलिस्म होशरुबा का अपना एक खास मिजाज है, वो एक खास तरह की चीज है, उसमें अपने सारे रस हैं, विभत्स रस भी है, और उसमें हास्य रस भी है, और उसमें श्रृंगार रस भी है, शांत रस भी है, सारे रस उसमें मौजूद हैं जो नाट्य शास्त्र में बताए जाते हैं। लेकिन फिर भी वो एक खास मिजाज की चीज है। जैसे पीजी वुडहाउस का जो संसार है वो एक खास तरह का संसार है, या फिर जैसे हरिशंकर परसाई का जो खान संसार है वो एक खास तरह का संसार है। तो उस संसार के अलावा भी चीजें हैं जो कहीं और सुनाई जा सकती थी। तो दरअसल मैंने बैठ के कोई प्रोग्रामेटिक एजेंडा के तहत नहीं सोचा था। उर्वशी बुटालिया जिन्होंने पार्टीशन पे बहुत काम किया है, 2007 में वो मुझसे मिली, उन्होंने कहा दास्तान गोई कर रहे हो और पार्टीशन का 60वीं सालगिरह है, सालगिरह क्या एक तरह से उसकी यौम तासीस है, जो हिंदुस्तान का, हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का, लेकिन जो पार्टीशन हुआ उसके साथ और उसकी जो ट्रेजेडी थी उसकी एनिवर्सरी कम मनाते हैं। तो फिर मैंने उस पर काम किया थोड़ा बहुत, मैं चूंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री था तो मैंने उस पर पहले भी पढ़ रखा था, फिर काम करना शुरू किया, फिर पार्टीशन की दास्तान तैयार हुई, वो चली, वो बहुत अच्छी, लोगों को पसंद आई। फिर विजयदान देथा का किसी ने कहा, फिर विनायक सेन पे किसी ने कहा कि उनके लिए, उनकी आज़ादी के लिए जो मुहिम चल रही है उसमें आप एक दास्तान नुमा कोई चीज पेश करें, तो सुनाई। फिर वो उस तरह से फिर ये लगा कि अब तो खैर बहुत सारी हजार तरह की
दास्तानें, हजार तरह के नैरेटिव्स, हजार तरह के स्ट्रगल्स हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, दुनिया में किसी भी वक्त चल रहे हैं। और दुनिया को देखने परखने के हजार तरीके हैं, जो समझने के और उन समझ के उनको बताने के, उनको नरेट करने के हजार तरीके हैं। कि जैसा वो कह गए हैं, मेरा ख्याल है वली कह गए हैं कि राहे मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। तो मजमून ताज़ा की तरह एक ताज़ा नैरेटिव की भी ज़रूरत होती है। उस तरह से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर जैसे अब ये है कि एक जो चूंकि ये फॉर्म जो था, जो है दास्तान गोई का, मॉडर्न दास्तान, तो ये एक रीइन्वेंटेड फॉर्म है, इन द सेंस कि ये वो नहीं है कि हमने देख लिया कि यही था उसी को जो का वो रीइन्वेंट किया है फॉर्म आजम के हिसाब से। फॉर्म के हिसाब से वो मज होते हैं, तो उसमें डायलॉग जाता है, फिर उसमें परफॉर्मेंस आ जाता है, फिर उसमें आती है। दास्तान गोई करने में बहुत सारे आप परफॉर्मेंस के तरीके उसमें सब्स्यूम कर लेते हैं और उस तरह से बहुत से नैरेटिव बन जाते हैं उसमें। मंटो साहब की जब 100 साल 7 साल जश्न मनाया जा रहा था, तो मंटो साहब के आप भी दिलदादा थे, मैं भी दिलदादा थे। मतलब वो तो वही बात है, जैसे इंतजार हुसैन कहते हैं, उन्होंने कहा कई बार कि ई खाना हम आफ, तो मंटो का जो घर है तो पूरा वो सूरज की तरह रोशन है, कहीं से अभी आप उसको ले लीजिए। तो फिर हमने मंटो पे काम करना शुरू किया। आप उस जर्नी के बड़े क्लोज हमारे साथी थे, और पता फिर मंटो ये दास्तान सुनाई गई, हिंदुस्तान में बहुत पसंद की गई। फिर इस तरह से सिलसिला ये चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे, हाँ, इस बात का मुझे कलक होता है बहुत, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, मुझे लगता है कि मैंने तिलिस्मे होशरुबा के साथ इंसाफ नहीं किया। तिलिस्मे होशरुबा में और दास्तान अमीर हमजा में जो जादू है, और जितनी ज्यादा दास्तानें वहाँ हैं, और जिस तरह का माल और मवाद उसमें भरा हुआ है, उसके साथ हमने बिल्कुल भी इंसाफ अभी तक किया नहीं है। और ये कभी कभी डर लगता है कहीं वो हाथ से बिल्कुल छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सब नैरेटिव सुनाने में, जो दरअसल नैरेटिव्स का बाप है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें सस्पेंस है, जिसमें प्लॉट, जिसमें रंगारंगी है, जिसमें एक नई दुनिया तख्लीक की है, जो दरअसल नई बात है कि आपने एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है। जैसे उन्होंने, जैसे टॉलकीन ने किया जब हॉबिट उसने लिखा, या फिर हैरी पॉटर ने किया, इन लोगों ने। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें दास्तान अमीर हमजा के मुकाबले, क्योंकि वो 46,000 सफहात पे मुबनी है। तो ये डर बहुत लगता है कि यार तिलिस्मे होशरुबा का जो जादू वो हाथ से छूटा जा रहा है। मैं बड़ी हसरत से देखता हूँ अपने बुक शेल्फ पे, यार वो दास्तान तिलिस्मे होशरुबा रखी है, और वो मुझे बार बार लगता है मेरे ऊपर जो है वो शिकायती नजरों से और इल्जाम तराजी की तरह मुझे देख रही है बार बार कि यार तूने तेरे सामने समंदर है, और क्या क्या वो शेर है कि नादान तू ही चंद कलियों पे क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में सामान इतना भरा हुआ था। तो ये है, ये कलक है, ये डर सताता है। और ये है क्योंकि बात ये है कि एक तो वो हजारहा साल की रिवायत से उपजी दास्तानें हैं, तो उनपे हजारहा लोगों ने मशक्कत की है। तो जिस चीज पे हजार काम किया होगा, हजारहा क्राफ्ट्समैन ने, हजारहा सुनने सुनाने वालों ने, यकीनन वो किसी भी एक आदमी की उपज से और उसके टैलेंट से बेहतर होगी। दूसरे ये कि उसमें जो कमाल है और उसकी जो मास्टरी है, हम में से कोई जो है वो 50, 60, 100, 200-300 साल लगा दे, तब हम उसके शायद काम तक, उसके मेयार तक पहुंच सकते हैं। मास्टर से मुंह फेरना या उससे दरगुजर करना, ये बहुत बड़ी नादानी और बड़ी बदकिस्मती होगी। तो आगे देखते हैं हम, मतलब कहते हैं मा तौफीक इल्ला बिल्लाह, तो तौफीक हो उस पे उठाने की, उसको दोबारा काम करने की। बाकी ये काम तो होते रहेंगे, लेकिन ये काम भी अपनी जगह जरूरी है। कि जैसे वो कहते हैं ना कि तेरा पैगाम भी जरूरी है, पर मुझे काम भी जरूरी है। तो ये काम भी जरूरी है कि जैसे एनी है, उन्होंने अब दास्ताने जलियां पेश की, अब वो भगत सिंह पे काम कर रही हैं, तो ये जरूरी है कि उन चीजों को हम अपनी तरह से सुनाएं, पेश करें। ये भी काम अपनी जी बिल्कुल। और आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, ट्रेडिशनल दास्तान जो आपकी बुक शेल्फ में रखी है, उसको दास्तान गोई कलेक्टिव जो है वो बिल्कुल उदास नहीं होने देगी। ये जो टीम है हमारी, जैसा कि आप देख रहे हैं, वसी हैं, सुधीश हैं, राजेश हैं, नमिता, एनी, पूनम, हम सब लोगों ने मिलकर के जो है वो ट्रेडिशनल दास्तानें की हैं, और वो दामन जो है वो छूटा नहीं है। जैसे अभी हम कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जो हुकाम जादू की दास्तान की थी, वो बहुत वेल रिसीव्ड थी। उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं सुनाता हूँ, उसके बाद मैं सुधीश के पास चलूंगा। जो आपने जिक्र किया पार्टीशन के ऊपर दास्तान जो आपने बनाई,
उसकी छोटी सी बानगी पेश करें। लेकिन ये देखिए कि क्या लज्जत है और क्या मजा है पुरानी दास्तानों में कि बस वो मगरूर हुस्न जमाल जैसे बहार गुलिस्तां में आती है, मैदान कारज़ार में आई, और आते ही उसने एक माला मोतियों का तोड़कर 4 दाने गौहर के जानिबे आसमान फेंका, और बाद उसके पुकारी कि ए मलके हिलाल सहर अफगन, कितना खूबसूरत और प्यारा सहर हुआ है, और क्या अच्छा रंग ढंग तुम्हारी लड़ाई का है। वाह वाह, आखिर तुम किस शख्स की तालीम याफ्ता हो, तो शहंशाह साहिराने आलम है। भाई मजा लड़ने का तो बराबर वालों से ही मिलता है, और अपने हमसर से हाल बुरे भले का खुलता है। अच्छा अब कुछ लटका और शोभदा और जो कुछ याद हो तो हमें भी दिखाओ कि तुम्हारे इस शहर पर अपना दिल लौट गया है, और जो कुछ हम किरदार करें उसको जरा उस्तादाना देखो और उससे बचो। क्या वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, क्या बात। बहुत खूब। तो मॉडर्न दास्तानों में दास्तान तकसीम हिंद, सुधीश आप उसकी एक बानगी पेश करना चाहेंगे? जी हाँ, पेश करता हूँ दास्तान तकसीम हिंद की कुछ शुरुआती जो लाइनें हैं हमारे पास, उससे शुरू करता हूँ। तो हाजरीन, कई बरस पहले की बात है कि इस हिंदुस्तान जन्नत निशां के पर एक सुराख हुआ। वो सुराख बढ़ता गया और एक शिगाफ बना। वो शिगाफ बढ़ता गया हत्ता के खलीज में तब्दील हो गया। उस खलीज को पुर करने के लिए इंसानों की कुर्बानी मांगी गई। पहले एक इंसान गया उसमें, फिर 2, फिर 10, फिर 1000, 10,000, यहाँ तक कि 10 लाख लोग जब उस खलीज में दफन हुए, तब जाकर वो खलीज पुर हुई। उसके ऊपर एक सरहद बना, सरहद के इस पार एक मुल्क बना, सरहद के उस पार एक दूसरा मुल्क बना। दोनों मुल्कों ने आज़ादी पाई, आज़ादी के जश्न मनाए गए। मगर उन 10 लाख लोगों की, जिनकी कुर्बानी ने इन दोनों मुल्कों को हयात बख्शी, उन्हें जिला दिया, उनकी कोई निशानी न सरहद के इस पार बनी, न सरहद के उस पार बनी, और न ही सरहद के ऊपर बनी। जी बहुत अच्छे, ये दास्तान तकसीम हिंद की शुरुआत थी। इसमें इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? राजेश? आई थिंक वसी मैं ही आगे बढ़ाता हूँ जी, अगर आप कहें। जी तो गुलगुना कशान आर्ज़े शाहिद बयां इस तरह फरमाते हैं कि जब बर्रे सगीर हिंदुस्तान जन्नत निशां की सरजमी पर बंटवारे और तकसीमों का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसके पाक बदन के रोए रोए ने मचलना शुरू कर दिया। बाज रोए फुदकने लगे, बाज रोए दुबकने लगे, कुछ बाईं ओर गए, कुछ दाईं ओर गए, और एक लट बीच में सीधी खड़ी रह गई। उस सीधी खड़ी लट के ऊपर के रोए नीचे जाने को बेताब थे, और नीचे के रोए ऊपर जाने को मुश्ताक। इश्तियाक और बेताबी और इश्तियाक का सिलसिला चल रहा था, और जब सारे रोए आपस में गडमड हो गए, उलझ कर रह गए, तो हाजरीन वो वक्त था आधी रात का। ये वही आधी रात की घड़ी थी जब एक अजीम रहनुमा अपने मुल्क की किस्मत का अहदो पैमान कर रहा था कुदरत के साथ। और इसके बाद शुरू होता है बल्ले बल्ले जवाहरलाल, बल्ले बल्ले जवाहरलाल, तूने कर दिया बड़ा कमाल। जी पैनिक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप रिसर्च स्कॉलर हैं और
रिसेंटली आपने दास्तान गोई की टीम को ज्वाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं दास्तान गोई कलेक्टिव की। पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं और उसके बाद आप बताएं कि आप किस तरह से दास्तान गोई कलेक्टिव से जुड़ी। मुझे 5-6 साल हो गए दास्तान गोई ज्वाइन किए हुए। और मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे लगा नहीं था कि मैं बस शौक के उससे ज्वाइन किया था कि बिल्कुल ही मैं ऑ में थी कि ये क्या फॉर्म है, ये क्या कैसे लोग परफॉर्म करते हैं। सो वो ऑ से पता नहीं, वो महमूद सर ने बस इनकरेज करते रहे, इतनी ख़राब थी। और सर के पास कुछ कहने के लिए होता नहीं था तो दिलासा दिला देते थे कि पोटेंशियल है। तो उसी के उस पोटेंशियल है के सहारे बस जमी रही और फिर उसका हिस्सा बन पाई। और हाँ, यही थोड़ा रहा। माइक को आप अपने करीब रखिए और जी। बताइए कि फिर आपने इस जर्नी में दास्तानें तो आपने ट्रेडिशनल भी की और फिर मॉडर्न दास्तान भी की आपने, और जी एक सर। दास्तान आपने बनाई भी, दास्ताने जालियां। तो उसकी जी कुछ सर। खानगी अगर आप पेश कर सकें। ये मैंने पहले, फिर उसके वो इंट्रिकेसीज, पहले तो वो बस था, फिर उसकी समझ बनी कि अच्छा ये आर्ट फॉर्म क्या है, इसमें क्या नुआंसेस हैं, उसको समझने की कोशिश रही। फिर क्योंकि एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मैंने देखा कि ये तो एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं इतनी मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें, लिटरेचर सब एक साथ आ सकते हैं। मतलब आप मंटो को की कहानियाँ ला रहे हैं, आप पोइट्स की आवाज़ ला रहे हैं, फिर एकेडमिक्स उसे किस तरह से देखते हैं अपने अजीब-अजीब सी जार्गन्स के साथ, तो उसको आप जोड़ पा रहे हैं। तो मुझे दास्तान गोई में बस ये लगा कि ये तो बिल्कुल ही नया आपको एक प्लेटफ़ॉर्म कहूँ, शायद प्लेटफ़ॉर्म सही वर्ड नहीं है, तो इतनी सारी चीज़ें साथ में लाने का एक ज़रिया रहा। तो इसीलिए, और ये भी लगा कि कभी मतलब मेरे खुद के स्ट्रगल्स भी रहे हैं कि मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ रही हूँ, कि इसका मतलब बस क्लासरूम में बैठ के अपने आप में कुछ लोग बात करके अपनी वाह-वाह करके ख़त्म कर देते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, ये अच्छा टूल जी, रहा आपकी बात को जी, कहने क्या का। था, और आपका ऑडियंस तो बढ़ा। आप जी मतलब आप किसी भी तरह से बस अपने ही आप में बात करने की बजाय आप एक वाइडर ऑडियंस से इंटरैक्ट कर पा रही हैं, आपके पास वो ज़बान है। जी तो इसलिए जी, और ये मुझे याद है जब आपकी परफॉर्मेंस हुई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरी खुद बेटी वहां मौजूद थी और काफी जी, इंस्पायर होके वापस लौटी थी। और उसने जो अपने स्कूल में जो हिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल दिया था वो दास्ताने जलियां के ही कुछ टुकड़ों का उसने उसने बाकायदा अरे परफॉर्म करके दिया था। मैं यस भी जब अपना जब शुरू में जब मैंने की थी तो मेरा एग्जाम था और मुझे पार्टीशन मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने बैठ के बस पार्टीशन की दास्तान फिर से देख ली और नोट्स बना लिए कि अच्छा उर्वशी भटालिया ये कह रही है, लॉन्ग पार्टीशन में वो ये कह रही हैं। तो उस तरह से मैंने खुद ही ऐसा किया है तो अपने लिए। दास्ताने जलियां से कुछ अगर आप पेश कर सकें। जी सर, आप बताइए, मैं शुरू की एक पोयम से हाँ जी वो जी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी का वो दौरे मुजरिमाना याद है, लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां, सर बरहाना फिर रही थी दौलते हिंदोस्तां, दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम, सर्द लाशों से गढ़ों को पाटते फिरते थे तुम, सन्नते हिंदुस्तान पर मौत थी छाई हुई, मौत भी कैसी तुम्हारे हाथ की लाई हुई, क्या अवध की बेगमों का भी सताना याद है, याद है झांसी की रानी का जमाना याद है, हिजरते सुल्तान दिल्ली का समा भी याद है, शेर दिल टीपू की खूनी दास्तां भी याद है, तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, आज भी आती है जिससे हाय अख्तर की सदा, क्या बात है। सच कहो क्या हाफिजे में है वो जुल्मे बेपना, आज तक रंगून में एक कब्र है जिसकी गवाह, जहन में होगा ये ताज़ा हिंदियों का दाग भी, याद तो होगा तुम्हें जलियांवाला बाग भी, याद तो होगा तुम्हें जलियांवाला बाग भी। क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत
तो इसी ट्रेडिशनल दास्तान गोई को और हमारे दास्तान गोई कलेक्टिव टीम के मेंबर्स जो हैं वो अब दास्तानें लिखने भी लगे हैं, अडेप्ट भी करने लगे हैं और उससे आगे बढ़ाने भी लगे हैं। उसी सिलसिले की अगली कड़ी पूनम है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हार्मनी ऑफ स्टोरीज के ऊपर काम किया। राजेश और पूनम दोनों ने मिलकर उसे परफॉर्म किया। तो पूनम और राजेश दोनों, अगर आप उसमें से कुछ बात की पेश कर सकें। जी बिल्कुल। पूनम, शुरुआत से ले लेते हैं, थोड़ा आप आगे आप ले लीजिए, बताएं। आप ले लीजिए। मेरा इंटरेस्ट बच्चों की दास्तानों की तरफ ज्यादा है। ठीक है, आप हारून से आप शुरू कीजिए। हारून से शुरू कीजिए और फिर पूनम एलिस से कुछ सुनाएंगे। ठीक, तो हारून की दास्तान से पेश कर रहा हूँ, उसका शुरुआती जो लाइनें हैं। तो हाजरीन, ये किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि कुर्राए अर्ज के शहरों में एक शहर था, उदास शहर, बहुत बहुत उदास शहर। इस शहर का हर बाशिंदा उदास, चरिंद परिंद उदास, दरख्त उदास, इमारतें उदास, यहाँ तक कि हवा भी उदास, नदी उदास, नदी में का पानी उदास और पानी में रहने वाली मछलियां भी उदास, और इतनी उदास कि उनको गममीन मछली कहा जाने लगा। छोटी गममीन मछली, बड़ी गममीन मछली, मूंछों वाली गममीन मछली, पूंछों वाली गममीन मछली। वो शहर इतना उदास था और उसके बाशिंदे इतने उदास थे कि उस शहर का नाम बदलकर शहर उदास किया जा सकता था। लेकिन मसला ये था कि उस शहर का नाम बदले कैसे, क्योंकि वो शहर अपना पुराना नाम ही भूल चुका था, और जब तक पुराना नाम ये ना मिले तो उसे बदले कैसे। और हाजरीन, जिस मुल्क में ये शहर था उसका नाम था अलिफ बे, और इस शहर के दूर कोने में बहुत बहुत बड़े बड़े कारखाने लगे हुए थे, और उन कारखानों में लगी थी ढेर सारी बड़ी बड़ी मशीनें, जिनका सिर्फ एक ही काम था, ढेर के ढेर उदासी के सामान बनाना। और फिर उदासी से भरे इन सामानों को रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पन्नियों में लपेटकर और सुंदर सुंदर डब्बों में सजाकर देश विदेश की बड़ी बड़ी दुकानों में बेचा जाता था। उदासी ले लो उदासी, उदासी ले लो उदासी, भाई बेरोजगारी वाली उदासी, बेरोजगारी वाली उदासी, माइग्रेन माइग्रेन वाली उदासी, माइग्रेन वाली उदासी, हार्ट ब्रेक वाली उदासी, कोरोना कोरोना वाली उदासी, कोरोना वाली उदासी। तो ये इसका कुछ शुरुआती। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। पूनम, इस दास्तान को बनाने में आपका अहम रोल रहा, कुछ बैकग्राउंड बताएं और उसके बाद आप अपनी एलिस की जो दास्तान है उसमें से कुछ बताएं, कुछ सुनाएं। तो असल में ये दास्तान जो है ये 2012 के करीब जो है महमूद से लगातार हम लोगों की बात हुई थी, और महमूद चाह रहे थे कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए। हमारे अहद का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है बच्चे, क्योंकि हम लोग जब दास्तानें कर रहे थे तो हमें इस बात का बड़ा अफसोस अभी भी होता है कि हम लोगों को पहले नहीं पता चला इस फन के बारे में। तो हम लोगों ने एक जिसे कहते हैं एक पक्की उम्र में हम लोगों ने इस रवायत को अपनाया है, तो उसे लेकर बहुत मुश्किलें आती हैं। तो अगर इस ट्रेडिशन को, जैसे बाकी मुख्तलिफ ट्रेडिशन रहे हैं, चाहे वो संगीत से जुड़े हों या फिर नृत्य से जुड़े हों, जिनकी जो तालीम है वो बचपन से शुरू हो जाती है, अगर वहाँ से हम लोगों की भी शुरुआत होती तो शायद हम इसके मयार तक पहुँचने की एक ख्वाब देख सकते थे। अभी तो हम ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं। तब ये आइडिया महमूद ने रखा कि इससे पहले कि बच्चों को सिखाया जाए ये फन, उससे पहले ज़रूरी है कि हम दास्तान का जो लुत्फ जो है वो उन तक पहुंचाएं, वो आदत उनमें डालें, वो सुनने की। और चूंकि हर तरफ जो है पेरेंट्स ये शिकायतें करते थे कि हमारा बच्चा हमेशा मोबाइल में पड़ा रहता है, हमेशा जो है टीवी है और गेम्स हैं, कोई ना किताब उठाता है ना कोई पढ़ता है। तो पेरेंट्स की तरफ से भी लगातार बातें आती थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि बच्चों के लिए भी जो है इस तरह से जो है दास्तानें सुनाई जा सके। तो उस दौरान हम लोगों ने बहुत मुख्तलिफ स्टोरी टेलर से के प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे, लाइव शोज देखे उन लोगों के कि किस तरह के टूल्स वो इस्तेमाल करें, किस तरह के नैरेटिव वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे। इनफैक्ट उन लोगों ने हम लोगों के लिए एक ज़मीन तैयार कर दी थी कि बच्चों को सुनने की आदत पड़ गई थी। बच्चे बैठ के 15 मिनट 20 मिनट की कहानियाँ सुनते थे, लेकिन उसमें जो एक फ़र्क था वो यही था कि
जो दास्तानिया रंग जिसको हम तलाश रहे हैं, हम उसको भी चाहते थे कि वो उसमें रहे, उस दास्तानिया रंग को भी हम डालना चाहते थे। वो जो नैरेटिव हैं जो कि हमारे अहद का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, फिर वो चाहे पुराने रवायतें हमारे यहाँ पे जो रही हैं, कहानियाँ सुनाने की, किस्सों की, वो तमाम चीज़ों को हम जो है पेश करना चाहते थे दास्तान गोई के फन के ज़रिए। तब हम लोगों की एक टीम बनी थी जिसमें मुझे कहा गया था कि हम हारून पे काम करें, और अंकित उस वक्त काम कर रहे थे, महमूद जो हैं वो एलिस पे वो काम कर रहे थे। तो इससे पहले कि हम लोग 2 सफ़े लिख पाते, महमूद ने जो है एलिस की दास्तान जो है पूरी लिख डाली, और एक रोज़ हमें बुलाया गया कि भाई हमने ये कर दिया, अब देखो कैसा है, हमें तो मालूम नहीं है, अब थोड़ा-सा तो मैं और अंकित हम लोग गए थे सुनने के लिए कि महमूद ने दास्तान लिख ली है, और सुना रहे थे वो, और मैं और अंकित चुपचाप बस नीचे सर झुकाए हम लोग सुन रहे थे, और अचानक से जो है कोई चीजें आई कि इसमें ये कर देते हैं, अरे वाह वाह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो महमूद ने हमें कहा कि अच्छा ठीक है, तो तैयार करो तुम लोग। हमने बोला हम लोग तैयार करें मतलब? बोले हाँ। हमने बोला अच्छा कब आप सोच रहे हैं? बोले यही अगले थर्सडे को। ऐसे अगला थर्सडे तो 4 दिन बाद ही है। तो बोले हाँ, कुछ बच्चों को बुलाते हैं और जो है उनको सुनाते हैं, देखते हैं कि बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है। हमने बोला कि बच्चों से पहले हम लोग तो समझ लें। तो उन्होंने बोला बस अब तुम्हारे पास 4 दिन है, जो करना है इन 4 दिन में करना है। और फिर महमूद ने अपने दोस्तों के बच्चों को और हमारी जो बेटी है उनके बच्चों को, बहुत सारे साथियों दोस्तों को बुलाकर एक 20-25 बच्चों की एक महफिल जो है हम लोगों ने बिठाई, और उसमें मैंने और अंकित ने सबसे पहले ये दास्तान सुनाई, और पहले ही जुमले से जो है बच्चे इससे बंध गए थे। और पहली जो दास्तान हम लोगों ने जब भी सुनाई थी तो कच्ची पक्की थी। मैंने और अंकित ने एक दूसरे को कहा था बस सिरा पकड़ के रखना, सुनते रहना, एपिसोड्स याद रखना कि एलिस इसके बाद कहाँ जाती है, इसके बाद कहाँ जाती है, क्योंकि काफी पेचीदा कहानी है ये खुद में। और महमूद ने 2 किताबों को जोड़ के इस दास्तान को तैयार किया था। तो बहरहाल उसकी एक बानगी हम ज़रूर पेश करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस दास्तान के साथ। हम लोगों ने एक दिन में 3 शोज़ किए हैं बैक टू बैक, जिसमें 500 बच्चों ने एक शो में शिरकत की थी, और बड़े से जो है स्टेडियम में स्टेडियम नुमा जो ओपन एयर थिएटर होता है उसमें हम लोगों ने परफॉर्म किया, और बच्चे तो मतलब लोट-पोट जाते थे इस दास्तान को जो जादू था। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं। तो जैसे साकीनामा से हम दास्तानें शुरू करते हैं, तो इसमें साकीनामा यानी कि जो सुखन की जो शराब है उसको पिलाने वाले की जो तारीफ है, बच्चों के लिए जब हम पेश कर रहे थे तो ये समझाना थोड़ा मुश्किल था। तो एक नए तरीके का जो है हम लोगों ने साकीनामा इसमें तैयार किया था। तो शुरुआत होती है उसकी कुछ, नन्ही एलिस प्यारी एलिस, 36 नखरों वाली एलिस, स्कूल किताबें पापा की डांटे, बुढ़े दिन और गुमसुम रातें, अपने घर को छोड़ के एलिस, नींद निगोड़ी तोड़ के एलिस, सारे ताले खोल के एलिस, सबको टाटा बोल के एलिस, रोलम पोलम गिरती एलिस, हाय रे दैया करती एलिस, उल्टी पुल्टी नगरी देखी, गप्पे मोटी तगड़ी देखी, चुहिया से एक सुनी कहानी, काठ की रानी आंसू का पानी, अगड़म का छाता बगड़म का डंडा, दीवार पे बैठा एक नकचड़ा अंडा, राजा ने वो कुश्ती देखी, शेर की धींगा मुश्ती देखी, सब कुछ ओखर पोखर देखा, घोड़े पे बैठा जोकर देखा। सो इस तरह से जो है ये दास्तान शुरू होती है। और वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो इस दास्तान में जो है पूरे जो एलिस का जो सफर शुरू होता है, जब वो जाती है उस वंडरलैंड में, तो किन किरदारों से उसकी मुलाकात होती है, उसकी बानगी जो है इसी नज्म में जो है दिख जाती है। और उसके बाद दास्तान शुरू होती है कि एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की थी, नाम था उसका एलिस, यही दिल्ली में रहती थी। उसके घर में उसकी मम्मी थी, डैडी थे, उसकी बड़ी बहन थी, और थी एक बिल्ली जिसका नाम था किटी। अब एलिस और उसकी बड़ी बहन हर रोज को स्कूल से वापस आते थे, नहा धोकर खाना वाना खाकर शाम में अक्सर पार्क जाया करते थे। लेकिन एलिस है ना, उसकी बड़ी बहन बहुत ही पढ़ाकू किस्म की थी, तो पार्क में भी अपनी एक किताब लेकर जाती थी।
एलिस ने एक दिन सोचा कि जरा मैं भी देखूं कि मेरी ये बहन इस किताब में क्या पढ़ती रहती है। अब उसने उस किताब में झांक कर जो देखा, उसे देखते ही उसने कहा छी 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 छी, कितनी बोरिंग किताब है, इस किताब में तो कोई पिक्चर भी नहीं है। और वापस वो किटी के पास आई, उसने अपना चेस बोर्ड खोला और मोहरे सजाने लगी कि तभी एलिस ने देखा एक सफेद रंग का खरगोश जिसकी गुलाबी आंखें थी और उसने कोट पैंट और टाई पहनी हुई थी। एलिस ने कहा, एक खरगोश कोट पैंट टाई पहने हुए, कि तभी उस खरगोश ने अपनी कोट की जेब से घड़ी निकाली, टाइम देखा और कहने लगा, अरे बाप रे बाप, बहुत देर हो गई, बहुत डांट पड़ेगी, अरे बाप रे बाप, बहुत देर हो गई, बहुत डांट पड़ेगी। एलिस तो हक्की बक्की रह गई। सफेद रंग का खरगोश कोट पैंट टाई पहने हुए घड़ी रखता है और बातें भी करता है। अब तो वो तड़ाक से उठी और झटाक से उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब वो सफेद खरगोश फुदक मटक आगे आगे, उसके पीछे एलिस जन जन दन दन, खरगोश आगे फुदक मटक, एलिस पीछे पीछे जन जन दन दन चलती जा रही थी कि एक बिल आया, खरगोश उसमें कूदा और गायब हो गया। वाह वाह वाह, वाह, बहुत क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। ऐसे ही पूनम को इंडिया की बेस्ट वाह, वाह। फीमेल दास्तान को नहीं कहा जाता। नहीं नहीं, बाप रे बाप, ऐसा मत कहिए। मेरे ख्याल से जब आपके पास कंटेंट होता है महमूद ना, महमूद कुछ कहना चाह रहे हैं। महमूद आपकी कंटेंट आवाज नहीं आ आपका रही बहुत। है, आप अपना आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक मेरा ख्याल है कि आपका म्यूट है। महमूद, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है महमूद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से दास्तान गोई के इस फन में जो सबसे अहम चीज है ना, वो कंटेंट है। इसलिए जब हम लोग लिख रहे, जब हमें महमूद ने मायल किया कि आप लोग लिखना शुरू करें, अपने नैरेटिव्स लेकर आएं, तो सबसे बड़ी मुश्किल जो है हमें शुरुआत में यही लगी कि वो बात जो हम अभी तक सुना रहे थे इतनी सहल लग रही थी, लेकिन अब जब मुझे लिखने को कहा गया तो वही सहल चीज इतनी मुश्किल दिख रही है। तो वो जो कंटेंट पे जिस तरह से काम होता है, मेरे ख्याल से एनी बिल्कुल मेरी बात को जो है सेकंड करेगी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई ड्राफ्ट बना के महमूद के पास गए और महमूद कहते अरे वाह क्या लिखा है। मतलब ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट, मतलब मेरे पास लैपटॉप में जो है ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, मुकम्मल दास्तान, मुकम्मल फाइनल दास्तान, मुकम्मल फाइनल फाइनल दास्तान, इस तरह से जो है फोल्डर्स नए वर्ड बने इजाद करने पड़ते हैं। फाइनल जी जी हाँ, जी। महमूद आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बीच में कुछ कह रहे थे। ये तुमने ये सेशन किया, ये बैकडोर से मेरी शिकायतें करवाने के लिए किया है क्या? आपस में आप लोगों ने सब बात करके कि चलो आखिर में हम सब अपनी अपनी शिकायतें रखेंगे। ये लोग फ्रॉडिया लोग हैं, लफाटर, बहुत बड़े लफांटर हैं ये लोग। जब ऐसे जब दास्तान तैयार कर अब कैसे, हाँ मैंने ऐसे किया था और बड़ा मजा आया था और ये आया था, और जब ये लोग दास्तान तैयार करते हैं ए से लेके पी तक सबका ये हाल है कि अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी, अरे मुझे बहुत काम है, अरे मैं तो टूट गई, अरे मैं तो मर गई, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर जब दास्तान हो जाती है, फिर जब इनको बुकेज मिलने लगते हैं तो फिर बताते हैं अरे मैंने तो इस तरह से तैयार किया था उसको, और मैं ये सोच रही थी कि इसमें ये रंग लाऊंगी, और मैंने इस तरह से उसमें काम किया था, और मैं तो हिस्ट्री भी पढ़ रही थी, ये भी पढ़ रही थी। ये सबका हाल है यहाँ अलिफ से लेके पे तक, जैसे मैंने कहा। तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि परफॉर्मर जो है खिल के इस वजह से आता है क्योंकि कंटेंट में बहुत जान होती है, तो आधे से ज्यादा काम जो है वो कंटेंट ही कर देता है। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो महमूद बहुत आसानी से जो है खुश नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी जो कंटेंट में जो है रिचनेस का होना बहुत जरूरी है, और वो जो बयानिया जो है वो लाने में हमें अक्सर दिक्कत होती है। आज भी जो है वो बयान की वो जबानी बयानिया बन पाए, उसको बनाने में बहुत दिक्कतें आज भी होती हैं हमें। जी, उसी की एक वानगी मैं सुनना चाहूंगा। हमारे टीम के मेंबर वसी हैदर, वसी आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं क्या सुनाऊं उसमें? अच्छा, अब आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि आप मतलब इस तरह से बात करेंगे, आप क्या सुनना चाहेंगे? महमूद देख रहे हैं इनके तेवर आप? तो मैं मंटोयत से कुछ सुना देता हूँ। मंटोयत,
जी, जी जी 2012 में ये दास्तान तैयार की गई थी। मंटो साहब की जन्मशती थी और उसकी भी एक लंबी कहानी है। इस दास्तान के पीछे भी दास्तान है। महमूद ने जितनी दास्तानें तैयार की हैं, सब दास्तानों के पीछे कुछ ना कुछ दास्तान है। तो जी मंटो की दास्तान के पीछे भी दास्तान है कि जब तैयारी शुरू हुई तो अचानक रात के 12 बजे ये प्लान बना कि हमें फतेहपुर सीकरी जाना चाहिए। गाड़ी उठाई और हम फतेहपुर सीकरी सुबह 7 बजे फतेहपुर सीकरी में मौजूद थे। उसी तरह से राजा विक्रम के इश्क की दास्तान जो थी, उसका आखिरी सफा परफॉर्मेंस से 2 दिन पहले लिखा गया था, मेरा ख्याल है महमूद। शायद वो भी सफे पे सीधी लकीर नहीं खींची गई थी उससे। हाँ, तो सब दास्तानों के पीछे दास्तानें हैं। मंटो नहीं, वैसे बात ये सच है कि इसमें देखें, कोई भी काम आदमी जो है वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। और दास्तान के इस सफर में 10-15 साल का जो अरसा रहा है, उसमें मुझे बहुत अच्छे काम करने वाले मिले हैं। रजील भी मिले हैं, शरीफ भी मिले हैं, और वफादार भी मिले हैं, बेवफा भी मिले हैं। लेकिन अच्छे काम करने वाले मिले हैं, तभी ये टीम बनी है, तभी काम आगे बढ़ा है। क्योंकि अब वाकया ये है कि इतने सारे मौजूआत हैं, अगर पूनम है या एनी है या राजेश हैं या दारैन आप खुद हैं, नमिता हैं, बहुत सारे लोग अगर बात पे लब्बैक ना कहते या इस तरह से सफर में शामिल ना होते कि 4 दिन में उन्होंने रिहर्सल करके पेश कर दी, या ये कि एकदम से दास्तान का ड्राफ्ट बनाओ और दोबारा पेश करो, तो जाहिर सी बात है काम नहीं होता। काम इसीलिए होता है कि जब लोग कंधे से कंधा मिलाते हैं और पूरी अपनी ताकत और एनर्जी देते हैं और तवानाई देते हैं, तभी एक कलेक्टिव का सेंस बनता है। और ये चीज कलेक्टिव से ही हो सकती है, ये कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता है इसको। और वाकया ये भी है कि किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, किसी रिवायत को जिंदा करने के लिए 5000 लोगों की दरकार नहीं होती है। 2 लोग, 4 लोग जो जबान की समझ रखते हों, जो काम कर सकते हों, वो काफी है एक दास्तान को दोबारा रिवायत को जिंदा करने के लिए। क्योंकि आप देखें तो जैसे कोई बड़ा क्लासिकल सिंगर है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी बड़े क्लासिकल सिंगर के 10 शागिर्द हों तभी उसका काम आगे बढ़ेगा। एक अच्छा शागिर्द मिल जाए तो काम आगे बढ़ सकता है। और वाकया ये है कि किसी उस्ताद, जिसके शागिर्द को उस्ताद की उतनी जरूरत नहीं होती है जितनी दुनिया में उस्ताद को एक अच्छे शागिर्द की जरूरत होती है। क्योंकि वो अपना जो भी उसके पास है वो किसको सौंप के जाए, वरना अगर वो अपने साथ ले गया तो फिर वो खत्म हो जाएगी चीज। इसलिए उस्ताद को हमेशा एक अच्छे शागिर्द की जो जरूरत है, वो उस्ताद की जरूरत ज्यादा है, शागिर्द की कम है। तो वैसे हम तो जिस मैदान में काम कर रहे हैं उसमें तो जाए उस्ताद खाली, उस्ताद की जगह खाली है, इसलिए जो भी आता है गद्दे में बैठता है समझता है अरे भाई मैं उस्ताद हो गया। लेकिन ऐसे उस्तादी ऐसे नहीं होती है। उस्तादी पाने के लिए बड़ा जो है खून जिगर जलाना पड़ता है, और हम अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं वहां पहुंच सकूं। ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि मुझसे ड्राफ्ट करने की, मेरा ये हाल है कि अभी मैंने एक नज्म पढ़ी ऑडियो पे, अपने भाई को भेजी थी, तो उसने फारूकी साहब को भेजी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुमने अच्छी पढ़ी। तो मैं तो उनसे सिर्फ ये सुनने का आदी हूँ कि तुमको पढ़ना नहीं आता, तुमको बोलना नहीं आता, कि उन्होंने कहा तुमने अच्छी पढ़ी, तो सुन के मैं शौक रह गया थोड़ी देर। तो कहने लगे तुमने क्यों नहीं भेजी मुझे? मैंने कहा अरे मैं आपको क्या भेजता, मतलब मुझे शायरी पढ़नी नहीं आती, शायरी पढ़ना चीजें दीगर अस्त। कहने लगे हाँ वो बात तो है, लेकिन फिर भी तुमने अच्छी पढ़ी, एक आध लफ्ज तुमसे वहां गलत हो गया। तो मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ कौन सा लफ्ज मैंने गलत पढ़ दिया, क्योंकि उसमें तो बड़ी सादी से अल्फाज थे, लेकिन उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी। तो ये तो है ही है भाई, मतलब ऐसा तो मुश्किल ही है कि हम किसी भी, आप जो है किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो हमें तो आदत नहीं है इसकी कि कोई हमसे, किसी बुजुर्ग ने कहा हो बेटा तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हमारे तो कान तरस गए, बाल सफेद हो गए ये सुनने के लिए कि कोई कह दे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। जी। इसलिए अब कोई कहता भी है तो मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगता है इसके पीछे या तो इसकी कोई चाल है या फिर ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तारीफ सुनने की आदी नहीं है वो, कान जो है आदी नहीं है हम लोग। हाँ, कुछ तो हाँ, ऐसा है, कुछ तो वो मतलब हाँ, पुरबिया मर्दों में भी कमजोरी होती है इस तरह की, उनको लगता ही नहीं है, जैसे कोई तारीफ करे उनको लगता है अरे कैसे हो गया। जी वसी सुनाइए। जी, तो मैं इससे पहले एक शेर सुना देता हूँ जो सर ने बात की है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि जो सर का काम है वो वाली बात है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं वरना सुकरात मर गया होता। वाह तो वाह जो वाह। काम है वो हमेशा आगे तक रहेगा, जो हमारा काम है ये। तो मंटो का दरअसल जो मैं इसमें से एक पोर्शन सुना रहा हूँ वो मंटो की एक बात बताता है कि जिस तरह से उसने कहानियां लिखी तकसीम में, और जिस तरह से वो असल में एक किरदार है।
तो जब मंटो शाम के साथ एक बार जा रहा था स्टूडियो, तो रास्ते में जब वो ट्रेन में बैठे थे तो उन्होंने अखबार देखा, और अखबार में कोई मैच चल रहा था और उसमें एक खिलाड़ी का नाम था जिसका नाम था हेप्टुल्ला। तो मंटो ने कहा कि यार ये क्या नाम है हेप्टुल्ला, मेरी तो समझ से बाहर है। खैर वो काफी देर इस पे बात करते रहे पर किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं। हालांकि मंटो को लगा कि ये हैबतुल्ला की कोई बिगड़ी हुई शक्ल है, किसी ने हैबतुल्ला को बिगाड़ के हेप्टुल्ला कर दिया है। खैर वो जब स्टूडियो पहुंचे तो वहां पे कहानी सुना रहे थे, असर लखनवी कहानी सुना रहे थे और बड़ी गाढ़ी गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल कर रहे थे। और जब वो कहानी अशोक कुमार को सुना दी उन्होंने, तो अशोक कुमार ने मंटो की तरफ देखा और पूछा कि भाई मंटो बताओ कैसी लगी। तो मंटो के मुंह से एकदम से निकल गया कि हाँ यार ठीक है, पर हेप्टुल्ला नहीं है। अब सब चौंक गए कि भाई ये हेप्टुल्ला, मतलब उनका लोगों को पता चल गया कि हाँ ये मतलब कुछ ऐसी चीज है कि जो नहीं हो पाई है। तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से वो बयान हुआ और फिर मंटो से पूछा कि भाई बताइए मंटो कैसी लगी। तो उसने कहा देखिए भाई, हमको ना ऑडियंस को हेप्टुलेट करना है, और इसके लिए ना हमको अपने बयान में हेप्टुलिटी पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हेप्टुलाइजेशन पैदा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये हेप्टुलिटी पैदा जरूर करनी पड़ेगी हमको। तो अब सब चौंक गए, और जो शाम वहां पे खड़ा हुआ था उसने कहा अरे भाई मंटो, ये हेप्टुल्ला किस जबान का लफ्ज है। तो उसने कहा कि भाई ये मंटो की मंटोइयत है। तो जो ये मंटोइयत है ना, ये इसी दास्तान में आपको मिलेगी बस। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत और अच्छा। ये होती है बात, जो जिंदा अदब है उसमें आप जितनी बार भी सुने उसमें आपको उतना ही मजा आता है, उतना रस आता है। ट्रेडिशनल दास्तान में भी यही है, रिवायती दास्तानों में भी यही खासियत है महमूद के। एक एक दास्तानें जो है वो 500-500 बार परफॉर्म किए जा चुके हैं। जैसे मेहताब जादू, आजर जादू की दास्तानें हैं, अलग अलग पेयर्स जो हैं उसे कई कई 100 बार परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन आप इतनी बार रिहर्सल करवाते हैं, इतनी बार रिहर्सल लेते हैं, 1000-1500 बार तो मेरा ख्याल है एक एक दास्तान आप सुन चुके होंगे, बल्कि ज्यादा। हाँ नहीं वो तो है, वो थोड़ा वो काम है उसमें। ये भी है कि एक्चुअली दास्तान गोई का जो फन है, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं वो रिहर्सल में, जैसे म्यूजिक का रिहर्सल होता है, तो वो आपका जो है वो सुनते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो आपकी हर चीज को दुरुस्त करें। उन्होंने एक सुर लगाया, फिर आपको उस सुर की महारत करवाई और फिर प्रैक्टिस करवाई। या फिर थिएटर की रिहर्सल होती है तो उसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस मामले में दास्तान गोई रिहर्सल और प्रैक्टिस लेना थोड़ा सा अलग काम है। तो हाँ, दास्तानें सुनी हैं और उसमें ये कोई शक नहीं है कि बहुत बहुत मजा आता है। और ये दास्तानें तो जाहिर सी बात है, जो इस तरह की जो बंदिश है, जो चुस्ती है, जो लहजों की बनावट है, जो जो जुमलों की बनावट है, वो जो मुहावरात हैं, वो तो भाई वो कहा करें और सरधुना करे कोई। जितनी बार सुनिए उतना और मजा बढ़ता जाता है। ऐसा कोई नहीं है शक कि नहीं, इंसान कोई बोर शक हो जाए। नहीं। लेकिन नमिता बहुत दिनों से दास्तान से दूर लंदन में बैठी हैं, मिस कर रही हैं दास्तानों को। नमिता बताइए क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है? मैं अभी जब महमूद को सुन रही थी कि महमूद बहुत काम करते हैं नए लोगों के साथ, तो मुझे याद आ गए हम पूनम और मेरे दिन। और हमने जब मैंने शुरू की थी दास्तान गोई, और महमूद ने जब कहा था कि हाँ हाँ बिल्कुल मेहनत करो, तो शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि उनको कितनी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो मेहनत करेंगे करेंगे, उनको हमारे साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आई थिंक उस्तादी की जो परम सीमा है पेशेंस की, वो हमने टेस्ट की थी महमूद, और हमारे साथ मुझे लगता है महमूद बिल्कुल उस पीक को टच कर गए थे। हमारी पहली ऐसा दास्तान नहीं है, भी ऐसा नहीं, महताब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे आए गए हैं, ऐसी बात नहीं इसको मैं तारीफ ही समझूंगी कि आप हमारी है। हाँ हाँ तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ। पर पूनम और मैं 1 साल लगे रहे, शायद वो सबसे बिफोर हम स्टेज रेडी होते हमने 1 साल प्रैक्टिस की, और लगातार मेरे ख्याल से हफ्ते में 3-4 बार प्रैक्टिस की। इतनी बार उस दास्तान को हमने कहा, फिर सुना, फिर कहा, फिर सुना, कि घिसते घिसते, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के धीरे 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 करके हम 1 साल बाद फिर उस स्टेज पे पहुंच पाए कि हम स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस दे सके।
It was quite an हमारे interesting साथ story. भी था कि हमारी जो पहली दास्तान है वो नुसरत और मैंने 1 साल तक हम लोगों की प्रैक्टिस रही है एक दास्तान की। उसके बाद फिर 1 हफ्ते में भी एक दास्तान की है, लेकिन वो 1 साल रिवायती दास्तान में हमने लगाए हैं। हाँ, तो उसका काफी फायदा होता है। रिवायती दास्तानों को पहले करने का बहुत फायदा हो जाता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि टेक्स्ट के ऊपर पकड़ आपकी बनती है। टेक्स्ट को समझने के बाद उसको बयान करने की, एक एक लफ्ज में जो मानी छुपा होता है उसको बयान करने की समझ आई है। मेरा ख्याल है इसी वजह से पहले रिवायती दास्तानों पे जोर दिया जाता है महमूद इस पूरे प्रोसेस में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मतलब भाई वो आफ्टर ऑल इट्स लाइक जहाँ से आपका स्रोत है और जहाँ जो आपका मंबा है, जहाँ से हमारी रवायत शुरू हुई है, अगर आप उससे ही ना वाकिफ हैं या उससे आप नाबलद हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है काम करने का। तो वो तो करना बहुत जरूरी है। वो तो भाई तिलिस्म होशरुबा से ही हम सब लोग, वो हमारा सबका जो है मेराज है, तो उस मेराज को छुए बगैर, उसको जाने बगैर काम करना तो बहुत गलत बात है। जी, ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने को कितना मिस कर रहे हैं राजेश? जी, अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था तो यही बात हो रही थी कि बहुत समय हो गया, करीब 6 महीने हो रहे हैं कि ऑडिटोरियम में हमने परफॉर्म नहीं किया। अभी अगस्त में हालांकि हमने हारून की, लेकिन वो लाइव ऑडियंस को हमने मिस किया। तो लंबा वक्फा हो गया है, काफ़ी 6 महीने से ऊपर हो रहे हैं धीरे धीरे कि दास्तान गोई का लाइव परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं किया। तो जल्दी चाहूँगा शायद अक्टूबर नवंबर में जल्दी ही कुछ महबूब साहब कुछ प्लान करें, और जैसे ही कोरोना का ये थोड़ा-सा कम होता है तो हम भी चाहेंगे ऑडियंस को भी इसका लुत्फ़ मिले और हम भी इसका लुत्फ़ लें। जी। पूनम, मिस कर रही हैं आप ऑडिटोरियम को? लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना? जी, जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम लोगों ने हारून जब हम लोग करने गए थे और खाली ऑडिटोरियम को देखकर जो असर पड़ा, उस असर के लिए हम तैयार नहीं थे। और उसके बाद जो है सिरा जो है पकड़ में ही नहीं आ रहा था जब हम लोगों ने दास्तान अपनी सुनानी शुरू की, क्योंकि दास्तान गोई के इस फ़न में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो हमारी ऑडियंस है। तो जो गिव एंड टेक जो होता है, ऑडियंस से जो एनर्जी मिलती है और जो उनका पार्टिसिपेशन होता है, वो मौजूद नहीं था। और उसके बाद तो बस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के बाद बहुत अरसे तक हम जो हैं काफ़ी मायूस रहे कि ऑडियंस की जो गैर हाजिरी है वो उसने बहुत असर डाला हम लोगों पर। जी जी, बिल्कुल। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, नहीं? आपको क्या लग रहा है? जी सर, वही मैं सोच रही थी इस बारे में कि जो जिस तरह से अनुषा मैम ने या महमूद सर ने उसको रिवाइव किया, ये ख्याल रखा गया कि इतना डेमोक्रेटिक मीडियम रहे कि कहीं भी जाके आप परफॉर्म कर पाएँ। आपको स्टेज मिल रहा है बहुत अच्छा तो वो है, वरना आप कहीं भी अपनी एक सफ़ेद चादर बिछा के आप परफॉर्म कर सकते हैं। इतना ऐसा एक परफॉर्मेंस जो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन अब हमें फिर से रीइन्वेंट करना पड़ रहा है अपने आप को। हम कोई सोच नहीं सकता था कि ये वक़्त भी आएगा। जी, बिल्कुल। कि वरना इतना इसका इंश्योर करते हुए कि इसकी रीच इतनी रहे, सबको सब तक ये पहुँचे, लेकिन अब फिर से हमें सोचना पड़ रहा है, अलग तरह से करना पड़ रहा है। वसी, आप मिस कर रहे हैं लाइव ऑडियंस में परफॉर्म करना? जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी हालाँकि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही है स्टेज पर, लेकिन फिर भी मैं देखना भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ करने से ज़्यादा। महमूद सर को और आपको करते हुए देखना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें मैं हमेशा से मतलब राग दरबारी जो आपकी दास्तान है वो इतनी ऐसी दास्तान है कि आप जब किताब अगर आपने पढ़ी हुई है और उसके बाद आप दास्तान सुनते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आता है। लेकिन अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ी हुई तो आप उस माहौल में उस जो माहौल आप पूरा बनाते हैं उसमें आपको पहुँचा देती है वो दास्तान। तो बिल्कुल, मैं लाइव उसको ऑडियंस का ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये फायदा होता है, और एज अ परफॉर्मर भी काफी स्ट्रेंथ मिलती है लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने से। सुधीश, बंबई में क्या हाल चाल है? कब खुल रहे हैं ऑडिटोरियम? हाँ, बम्बई में वही हाल चाल है जैसे दिल्ली में है। हमारे यहाँ तो अभी तक ऑडिटोरियम खुले नहीं, पर सब लोग अपने अपने घरों पे रीडिंग करते हैं, या तो जूम पे या फिर किसी भी तरह की एक जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे, चलती रहे। और बात सही है, हम लोग सभी ऑडिटोरियम को बहुत मिस कर रहे हैं।
जी। ऑडिटोरियम में जाना, वहाँ पे अमिता, लोगों लंदन में तो दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया है, वहाँ कुछ ऑडिटोरियम्स खुले, परफॉर्मेंसेस शुरू हुई हैं वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल दोबारा यहाँ पे केसेस फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। तो बात चल रही थी कि अक्टूबर में ये लोग धीरे धीरे, जैसे स्पोर्ट्स सबसे पहले खुला था जी। और स्पेक्टेटर्स को अलाउ करेंगे, तो वो सब अब होल्ड पे चला गया है। थिएटर्स तो बंद हैं। कुछ बात चल रही थी कि ओपन एयर परफॉर्मेंसेस होंगे, पर अब वो लग नहीं रहा है। लग नहीं रहा है। महमूद, हमारा जो फन है, हमारी जो ये विधा है, ये लाइव ऑडियंस के लिए ही है। बहुत सारे हमारे पास डिमांड आए, हमारे पास प्रपोजल्स आते रहते हैं कि आप टीवी के लिए शूट कर दीजिए, आप यूट्यूब के लिए क्यों नहीं करते हैं, आप चैनल क्यों नहीं बनाते हैं अपना, और ये डिजिटली हम इसे काफी आगे ले जा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये बहुत ही अलग तरह की विधा है, ऑडियंस की बहुत अपनी जगह पे एक अलग इंपॉर्टेंस है, और एक्चुअली एनर्जी मिलती है अगर लाइव ऑडियंस सामने बैठी हो तो इधर दास्तान गोई जो है वो एक ऐसी चीज है, ऐसी विधा है, ऐसा फन है कि बगैर लाइव ऑडियंस के इसका सोल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब जाता है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। तब जब आप किसी पे वो नजरों से नजरें मिला के ही आप जो है, इसमें आपको वो ताकत तवानाई आती है जिसको आप सुना रहे हैं, उसका रद्द अमल देखते हैं, उसका तासुर क्या हो रहा है उसके ऊपर, उससे आपको ताकत मिलती है, वाहवाही होती है, तालियां बजती हैं, या जो भी है, जिस तरह से भी हम आपके नाजरीन, आपके सामीन अपनी खुशी का या अपनी उसका जोश का इजहार करते हैं। लेकिन अब हमने किया है, जैसे हमने दास्तान जयराम जी की किया, या हमने फिर अपना ये हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज किया, उससे भी बड़ा अच्छा रिएक्शन लोगों का आया। वैसे तो लाइव ही करना चाहिए, लेकिन वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत तो हमको अडाप्ट करना पड़ेगा। तो अगर फिलहाल जैसे ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, तो हमने 2-3 ऑनलाइन चीजें पेश की हैं, और उसमें थोड़ा और बेहतरी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि और उसमें और कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो अभी तो सुनाने वाले को जब सामने लोग होते हैं, ना हो लोग, सिर्फ कैमरे के सामने सुनाना थोड़ा ठंडा लगता है। मेरा तजुर्बा रहा है अभी तक का जो किया है हमने। लेकिन शायद उसमें हम अगर जब रिकॉर्ड कर रहे हैं अगली बार, जैसे एनी की जो हमारी जो अगला काम है जो हम पेश करने जा रहे हैं, दास्तान भगत सिंह वाली आज़ादी और भगत सिंह वाले इनकलाब की, जिसपे उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है और बहुत जल्द उस पर रिहर्सल शुरू करने वाली है कि भगत सिंह दरअसल थे क्या, और वो यूं क्यों कहते हैं कि मैं एक दहरिया हूँ, या वो ये क्यों कहते हैं कि हिंदुस्तान को किस तरह की आज़ादी चाहिए, किस तरह के हिंदुस्तान का, किस तरह के आज़ाद हिंदुस्तान का सपना और ख्वाब भगत सिंह बन रहे थे, और भगत सिंह ने क्यों इस तरह अपने आप को जानबूझ के मौत के मुंह में सौंप दिया कि जाके उनको पता था फांसी लगनी है और वो चले गए। तो वो क्या थे भगत सिंह, जो हमारे जिस भगत सिंह को हम चाहते हैं, उनकी टोपी का राज क्या है, उस तस्वीर का राज क्या है। इन बहुत सारे उख्तों का खुलासा एनी ने अपनी दास्तान के जरिए किया है, और बहुत मुझे अच्छा लगा है उनका काम, और उसे हम पेश करेंगे। तो उसको जब हम पेश करेंगे, शूट करेंगे, तो मुमकिन है हम ऐसा करें कि ऐसी जगह पे करें कि जहाँ पे अपने 8-10 लोगों को एक सेफ माहौल में जमा करें, ताकि सुनाने वालों के पास एक एनर्जी आए उसको सुनाने की, जो बहुत जरूरी है। तो मेरा ख्याल है लाइव भी मतलब हम इसको इस तरह से भी पेश कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और मे बी वी गिव इट सम मोर थॉट, कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग 2 परफॉर्मर कैमरे के सामने बैठ के जो बिल्कुल ठंडा सा लग रहा है, अगर सुनने वालों को, देखने वालों को ये दिखे कि जी वहां भी बैठे हुए हैं 4-5 लोग जो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और जो सुना रहे हैं उनके लिए भी सुनाने वाले हों, तो थोड़ा सा हम उसमें अपने जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है उसमें फेर बदल करके उसे पेश करेंगे, तो मुझे यकीन है काफी वो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और 3-4-5 मिनट का वक्त हमारे पास और है, एक सवाल आपसे पूछूंगा और उसके बाद कुछ और बानगी मैं अपने जितने भी दास्तान को यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मैं सुनना चाहूंगा। शानी फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है और आप दास्तान गोई कलेक्टिव के तमाम टीम मेंबर्स को देख रहे हैं लाइव इस वेबिनार में। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा महमूद कि आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है 2005 से लेकर के अब तक, मुझे नहीं लगता है कि कोई थिएटर डायरेक्टर या फिल्म मेकर इतना बड़ा बॉडी वर्क लेकर के अगर मैदान में उतरता है तो उसे कितनी शोहरत मिलती है। थिएटर के मामले में भी ऐसा ही है। देखिए, थिएटर करने वाले एक एक प्ले लिख करके, एक एक प्ले डायरेक्ट करके बहुत मशहूर हो जाते हैं, बहुत शोहरत हासिल कर लेते हैं।
कालजयी रचना कहलाने लगती है वो उनकी। फिल्म में भी वही फिल्म देखा जाता है। आपका जो रेंज है काम करने का, रवायती दास्तानों से लेकर के मॉडर्न दास्तान तक, लेटेस्ट दास्तान जो है आपकी श्रीलाल शुक्ल की दास्तान है जहालत के 50 साल, उससे पहले आपने राग दरबारी की, उससे पहले आपने करण की दास्तान की। तो एक बड़ा रेंज है आपकी दास्तानों को अगर देखें। बॉडी ऑफ वर्क अगर आपका कोई देखे तो रश करने लायक है। क्या आपको कभी उदासी नहीं होती ये सोच करके कि आपने इतना काम किया है और थिएटर में ही काम किया, वो थिएटर ही कहलाएगा। दास्तान गोई जो है, जो परफॉर्मेंस जो हो रही है लाइव ऑडियंस के सामने हो रही है, इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर। आपको कभी उदासी नहीं होती? नाउमीदी मुझे, हाँ मुझे मतलब कि दो दो बातें इसमें हैं। एक तो ऐसा है कि आगे जो लोग काम कर गए हैं उसके सामने अगर मैं अपना काम रखता हूं तो मुझे अपने काम की कोई हकीकत वाकई नजर नहीं आती। ये मैं फॉल्स मॉडेस्टी के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये काम कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जितना लोग कर गए हैं। और फिर दूसरी बात ये कि नाइंसाफी की शिकायत दुनिया में आदमी किस मुंह से करे, जिसके दोनों हाथ पैर सलामत हैं, जिसको खाने को रोटी मिल रही है और सर पे छत है, वो इस दुनिया में किस मुंह से किसी नाइंसाफी की शिकायत कर सकता है। लेकिन हाँ, ये बात इन 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 इस भूमिका के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि दास्तान गोई चूंकि एक नया सिन्फ है, थिएटर में कोई काम करता है तो थिएटर के काम को ग्रहण करने का या उसे रिसीव करने के बंधे हुए पैमाने हैं। नहीं, आपको पता है कि जी ये चीज कैसी है, ये कैसी है, उसको जांचने के, उसको तय करने के वहां क्रिटिक्स बैठे हैं जो लिख सकते हैं, एक्टर्स बैठे हैं जो पहचान सकते हैं। दास्तान गोई चूंकि काम नया है तो नए काम को समझने के लिए वो लोग अभी मौजूद नहीं है जो उसको समझ सकें कि भाई ये किस तरह का काम है, उसमें उसकी मीजान क्या है, उसमें उसकी पैमाने क्या हो तरह नापने के लिए कि क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये किस तरह का है। तो दास्तान गोई चूंकि 3-4 चीजें एक साथ दास्तान गोई के किसी भी नए काम में हो रही हैं, हमें एक नई तरह की जबान स्टेज पे पेश कर रहे हैं। वो जबान किसी भी आज के आपको नाटक में या फिल्म में नहीं दिखाई देती। अगर फिल्म में उर्दू आती है तो फिर वो उर्दू सोशल की तरह आती है, तो उस तरह की उर्दू आमेज हिंदुस्तानी किसी भी और स्टेज के फॉर्म में पेश नहीं की जा रही। दूसरी बात ये कि हम जिस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं वो नैरेटिव भी नए तरह का है। जैसे भगत सिंह पे जो काम एनी पेश कर रही है, वो भगत सिंह पे पहले आप या तो कोई मजमून लिख सकते थे, या नाटक बना सकते थे, या कोई म्यूजिक गाना गा सकते थे, या शायरी कर सकते थे। ऐसा कोई सिर्फ नहीं था जो इन चारों चीजों को समेट के एक नया तरह का नैरेटिव बनाए, जो एनी कर रही है, जो एक परफॉर्मेटिव डिस्कोर्स है, यानी जिसमें एक डिस्कर्सिव चीज भी है और परफॉर्मेंस भी है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है और इंफॉर्मेशन भी है। तो उस वजह से भी लोगों को शायद समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है और किस तरह की चीज है और किस तरह से उसको उसकी दाद दी जाए। तो दाद देने के लिए या चीजों की तारीफ करने के लिए पहले समझ चाहिए, और वो समझ तब आएगी जब आप उस पे अपना फोकस करेंगे। आप अगर ये समझ लें कि दास्तान गोई में ऐसी चीज है जिनकी टोपी पहन के लोग कुछ उर्दू में बोल देते हैं, वो काफी है, तो वो चीज फिर आप कैसे फोकस करेंगे कि जी इस दास्तान में क्या नैरेटिव बुना, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म किया, किस तरह से कहानी बनाई, क्योंकि उसमें कहानी भी है, उसमें ऐसे भी है, उसमें नाटक भी है, उसमें स्क्रीन प्ले भी है, उसमें मेज़ों-सेन भी है, उसमें शायरी भी है, उर्दू शायरी है, हिंदी शायरी है, ब्रज शायरी है, संस्कृत शायरी है, फारसी शायरी है। तो कोई ऐसी चीज हो जिसमें ये तमाम चीजें, धाराएं आके मिलें, उनको अहाता करने के लिए खुद आपकी थोड़ी बहुत रेंज होनी चाहिए। तो दास्तान जहालत की जब मैंने समारोह में, उसमें बहुत सारे अच्छे हिंदी के लिखने वाले, जानने वाले थे। वहां मुझे लोगों ने जिस तरह से उसको सराहा या पजीराई की, मुझे लगा हाँ ये लोग समझे बात को कि एक ही दास्तान में, एक ही नैरेटिव में, एक ही परफॉर्मेंस में रूमी से लेके और आचार्य आनंद वर्धन तक, या फिर श्रीलाल शुक्ल से लेके इंतजार हुसैन तक, ये तमाम चीजें, राजा भोज से लेके राजा विक्रम से लेके बादशाह अकबर तक, ये तमाम चीजें कैसे एक ही दास्तान में समोई जा सकती हैं, इस बात की कदर की लोगों ने, तो मुझे अच्छा लगा। एक साहब ने कहा कि ये तो जैसे राजतरंगिनी है कहानियों की, वैसे ये एक तरह की हिंदुस्तान की तारीख है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तारीख है इसमें, इसमें सोशियोलॉजी है, इसमें लिटरेचर है, इसमें परफॉर्मेंस है, बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। और बाकी ये कि जिस तरह का काम है उस तरह की तारीफ नहीं हुई और उस तरह का सिला नहीं मिला। मेरा ख्याल है ये बात उर्दू का हर थर्ड क्लास शायर अपने बारे में कहता है
तो मैं जो है वो ये कहूँ कि अगर मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं उर्दू के थर्ड क्लास शायरों या हिंदी के थर्ड क्लास कवियों के साथ, कि भाई मैंने जो काम किया जो है उसका मुझे उस कदर जो है वो नहीं मिला, तो वो भी मेरे शायान शान नहीं है कि मैं वहां खड़ा हो जाऊं जहां लोग कटोरा लिए हाथ में कि देखिए इस पे आपने अगर दाद नहीं दी तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो मैं जो है वो उससे मैं एतराज करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आखिरी में मैं सबसे चाहूंगा कि कुछ चीजें सुनाएं। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है इसकी। हाँ बस 2-3 मिनट और उसके बाद फिर हम जी। अलविदा कहेंगे। सुधीश, रौनक दो सुखन को दास्तां से। तो जी हाँ, मेरी जो पहली दास्तान थी वो बचपन की दास्तान थी। हाँ। तो वो दास्तान मैं सुनाना चाहता हूँ। उसके थोड़ा सा, बहुत जी हाँ, थोड़ा जी हाँ। सा। महमूद की जी हाँ, बैटरी जी हाँ। खत्म होने वाली है और वक्त भी हो चुका है। बहुत जी हाँ, छोटा सा टुकड़ा सुनाइए। और मेरी वालदा आ गई है, उनका बाहर बैठी, उनका सब्र भी खत्म होने वाला है। गुलगुना कशाने आर्ज़े शाहिद बयां इस तरह फरमाते हैं कि जब अमीर हमजा और अमर 5 साल के हुए तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने एक मुल्ला के पास, जो बनी हाशिम के लड़कों को पढ़ाता था, इन लड़कों को भी पढ़ने को बिठाया। मकतब खाने में बतरीक़े रस्म मुल्क भिजवाया। अब पहले दिन तो बिस्मिल्लाह पढ़ाई गई, मुआफिक के रिवाजे ज़माना के तकरीब शादी की अमल में लाई गई। दूसरे दिन अमीर ने तो सब कुछ पढ़ा जो मुल्ला ने बताया, लेकिन जब अमर से कहा बोल अलिफ तो बोला रास तो बरक है। अरे बोल अलिफ, रास तो बरक है। अरे मैं कहता हूँ अलिफ, तू कहता है रास तो बरक है, ये क्या माजरा है? अरे कैसा अहमक है। अमर ने कहा हुजूर, जो आप कहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ, जो बात मैं सुनता हूँ वही आपकी तारीफ में कह रहा हूँ। यानी आप कहते हैं अलिफ, मैं कहता हूँ रास्तों बरक है। अब इसमें सरे मुंह फर्क नहीं मतलब है। यानी अलिफ सीधा है और अलिफ का अदद एक है और जात वहदहू ला शरीक की भी वाहिद है। अगर मैं गलत कहता हूं तो आप तादीब व तंबीह फरमाइए, मुझे ख्याल कीजिए और किसी हद तक समझाइए। वैसे आप क्या कहते हैं, क्या खुदा वाहिद नहीं है? क्या कोई और भी उसमें शान वहदानियत रखता है? तौबा तौबा तौबा, मुल्ला जी बहुत नाराज। तो जी ये थी पहली दास्तान हमारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई और कुछ सुनाना चाहें? राजेश, वसी? जी, मैं आज़र जादू से उसका शुरुआती कुछ सुना देता हूँ। जी जी जी, जल्दी से। जब अफरासियाब को पता चला कि अमर अय्यार ने मेहताब जादू को कत्ल कर डाला है तो गुस्से से थर थर कांपने लगा और एक दरख्त को गुस्से से देखा कि वो दरख्त जलने लगा, खुद भी उस आग में गायब हुआ और बाद लम्हे के जो बरामद हुआ तो एक तख्ती उसके हाथ में थी जिस पर एक सूरत हसीना जमीला की बनी। अफरासियाब ने जमीन में दस्तक दी, जमीन छक हुई और एक साहिर निकला और इस साहिर से कहा कि ए आज़र जादू, जल्द रवाना हो, अमर अय्यार मेहताब जादू को कत्ल करके हनोज उसी जंगल में है, उसे तलाश करके गिरफ्तार कर ला और ये तस्वीर उसे पहचानने को दी जाती है। जी वाह 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 वाह। वसी? जी, मैं बस ये बताना चाहूंगा कि अभी जो हम चीजें सुनाते हैं ना, उसमें जैसे अभी उसमें एक हमारा जो साकिनामा उसमें एक आता है कि वो फूल झड़े मेरी ज़बां से, हर सफ़ा नकम हो बोस्तां से। तो इसमें जो इसके जो है कि जो बोस्तान ख्याल हम एक दास्तान लिखी गई है हिंदुस्तान में, ये कह रहा है कि वो फूल झड़े मेरी ज़बां से, कि जो मैं एक एक लफ्ज कह रहा हूँ वो बोस्तान ख्याल के एक एक सफ़े के बराबर हो। तो इसको जो हम दास्तान सुनाते हैं, इसके पीछे एक पूरी रवायत होती है, तो उस रवायत को भी हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ता है इस दास्तान को सुनाने से पहले, जो हमको सर बताते हैं सारी चीजें। और इस रवायत में सबसे अहम जो भूमिका है वो हमारी ऑडियंस निभाती है। तो मेरे ख्याल से मैं ये आखिर में 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी कि रहे जब तलक दास्ताने सुखन, इलाही रहे कद्रदाने सुखन। इलाही रहे कद्रदाने सुखन। इलाही इलाही रहे रहे कद्रदाने सुखन। कद्रदाने सुखन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और फिरोज शानी साहब का शुक्रिया कि हम सब लोगों को उन्होंने इनवाइट किया शानी फाउंडेशन के इस वेबिनार में। सुधीश बॉम्बे से, नमिता लंदन से, राजेश दिल्ली से, पूनम फिलहाल जयपुर से, वसी दिल्ली से, एनी
दिल्ली से, और महमूद फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमारे बहुत शुक्रिया साथ जनाब। जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू जी। शानी साहब, मैं आप सब लोग का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इसने अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोग सब लोग यहाँ पर आए और आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। दरअसल एक गलती मुझसे ये हो गई दारेन साहब कि मैं दूसरे कमरे में जाके मैं फेसबुक पे देख रहा था, और मैं आप सब लोग को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वहाँ पे बहुत से हमारे दर्शक आए और कई लोगों ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इतने महान लोग आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, हमें इनको पहले नहीं जानते थे, आपने हमें ये मौका दिया कि हम इनको जाने। और तो मैं महमूद साहब को कहूँगा कि उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और जो जिस तरह के कमेंट्स वहाँ पर आ रहे थे उसको देख के लग रहा है कि वहाँ पर इस दास्तान गोई जो हमारी एक जॉनर है, कला का एक जॉनर है, एक विधा है, एक फन है, इसकी एक बहुत बड़ी एक गुंजाइश है हमारे यहाँ पर। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, और धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। और दारिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना अच्छी तरह से पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया। शुक्रिया। आप दुआ कीजिए कि जल्दी ही ऑडिटोरियम्स खुलें और लाइव परफॉर्मेंसेस हमारी शुरू हों और आप जो है उसके लुत्फानंदोज हों उससे। शुक्रिया।